कोई ऐसा केस जो आपने रेस्क्यू किया हो, जो आपको झकझोर दिया हो? मतलब पता नहीं उसके इंटरनल पार्ट्स में क्या डाला गया, वो लहूलुहान थी। उनका अरे मैडम ये तो पीरियड से हो रही है। वो पीरियड से नहीं थी, किसी बड़े उम्र के बड़े मिस्टर जैसे ने उसके साथ संबंध बनाए। बिल्कुल वो लहूलुहान थी। हालांकि वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे इसको रिलीफ दूँ, क्या करूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ। मैंने वो बच्चियां देखी कि जिसको 5 साल की उम्र में कोई उठा के ले आया। वो बच्चियां देखी कि जो जान रही हैं कि हमको कोई ले जा रहा है, ये मामा चाचा ताऊ है हमारे पड़ोस का और टॉफ़ी दिलाने ले जा रहा है, लेकिन फिर आँख खुलती है तो इस बाज़ार में खुलती हैं। तो फिर वो कैसे ख़राब औरतें हुई? कैसे वो ख़राब औरतें हो सकती हैं कि जिनको अपना बच्चा पालना है उसके लिए पैसा कमाना है, अपनी रोटी की भूख शांत करनी है उसके लिए पैसा कमाना है। ऐसे प्रशासन की क्या मदद रहती है? कुछ नहीं, नील। तो फिर आपको डर नहीं लगता कि आप जा रहे हो, रेस्क्यू कर पता रहे हो? नहीं, डर तो कभी लगा नहीं। डर लगता तो शायद वहाँ काम ही नहीं करती कभी। आप मदद कैसे लेते हो मैम, किन किन लोगों से अभी भी जो आप रेस्क्यू करते हो? वो जितने हमने 2 साल तक गालियाँ खाई और ये सुना कि यहीं बैठ जा तू और तुझे भी यहाँ खूब पैसा कमवाएंगे और सब कुछ, मतलब सुना मैंने। समाज ने? नहीं, वही महिलाएं क्यों घुसने देंगी किसी बाहरी औरत को। बहुत ने ये भी समझाया, अरे तू भले घर की लड़की लग रही है, बड़े घर की बहू लग रही है, कहाँ यहाँ इस गंध में आ रही है। कोई सेक्स वर्कर जो आपको मिली हो, जिसको आपने रेस्क्यू किया हो, तो उसने बताया हो कि उसका डेली रूटीन क्या होता है? 15 से 20 कस्टमर उनको हर दिन लेने ही। 15 से 20? हाँ, इससे कम नहीं। पीरियड्स का टाइम होता है या तबीयत खराब हो गई, उस सिचुएशन में यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है? और वो पैसे जो उनको मिलते हैं, क्या वो उससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाती हैं? पैसा उनके पास कोई नहीं होता, वो तो बाहरी मालकिन ले लेती है। जो ब्रोथल ऑनर्स हैं, ब्रोथल कीपर्स हैं, पीप्स हैं और जो मीडिएटर्स हैं, उस सब का उनको पैसा देना है। जो अपनी मर्जी से हैं, जो एजेड हैं, एज ज़्यादा है जिनकी 30-35, तो उनका भी एक टाइम पे, जैसे आप बताओ, एक टाइम तक वो भी चलती हैं। उसके बाद उनका क्या होता है? जैसे पुलिस कंप्लेंट वगैरह करके? नहीं, पुलिस तो देखिए, पुलिस तो उनका हफ्ता खाती है, पुलिस किसकी कंप्लेंट लेती है। कि नेपाल से लड़कियाँ ज़्यादा ट्रैफिकिंग करके आती हैं, सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों? रीज़न? हर बड़ा रेड लाइट एरिया वहाँ है जहाँ कैंट एरिया है। जैसे जीबी रोड है, इसमें काफ़ी सारे रेड लाइट है, बहुत बड़ा। हाँ, उसमें एक नंबर है 64 नंबर। हाँ। उसको बताते हैं कि वो लाइसेंस उसको सरकार द्वारा दिया गया है, वहाँ पे से छापा नहीं पड़ता है। क्या बकवास है कि छापा नहीं पड़ता? यार पढ़ता ही नहीं है और सरकार कह के अपना मुंह काला करेगी कि वेश्यावृत्ति को हम लाइसेंस दे रहे हैं। मैंने एक इंजेक्शन के बारे में सुना, ऑक्सीटोसिन शायद, इसका क्या रोल होता है? वो ऑक्सीटोसिन अगर एक महिला को दिया जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी झंझनाती है, वो मोटी और हेल्दी नहीं होती है, केवल उनका सीना भारी होता है। मैं फिर कह रही हूँ, बार बार दोहराती हूँ, वो खराब औरतें नहीं हैं, वो मर्जी से नहीं है, वो शोषण का शिकार है, और इतने भयंकर शोषण का जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो नर्क है, जिसको जिंदा नर्क देखना हो तो इंडरडाइट एरियाज में जाके देखो। क्या आपने कभी सोचा है, जिस भारत देश में आप इतने चैन से आराम की नींद सोते हो, उसी भारत देश में एक छोटे से कोने में कई जिंदगियां अंधेरों में कैद है। आज हमारे साथ एक ऐसी शक्तिशाली महिला हैं जो उन अंधेरों में रोशनी लेकर आई हैं। इनका जीवन समर्पित है उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई हैं, जो रेड लाइट एरिया में फंसी हुई हैं। आज हमारे साथ हैं अतुल शर्मा जी, एक ऐसी आवाज़ जो चुप जिंदगियों को बोलने का हक दिलाती है। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्यों है वो आप पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और पॉडकास्ट के एंड में मैं बताऊंगा कि जिम्मेदारी क्यों है। तो हमारे साथ है अतुल शर्मा जी। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। देखिए, हम जिस पे आज बात करने जा रहे हैं, भी आपने भी कहा, उस पर मैं केवल इस बात से शुरुआत करूंगी। गुलजार साहब की एक लाइन है जो गुरुदत्त साहब ने अपने एक फिल्म में भी उसको लिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं, जिन औरतों को उन्हीं मर्दों ने, उन्हीं के बाप भाई बेटे और इसी समाज के मर्दों ने उनको बाजार दिखाया है। पहले तो मैम मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं तो जानता ही हूँ, काफ़ी लोग जानते होंगे जो पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे, जो पॉडकास्ट मैम का देखे होंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट थोड़ा हटके है, क्वेश्चंस थोड़े हटके होंगे क्योंकि सिमिलर नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ मैम आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, और आप इस जो आपका मिशन है जो अभी चल रहा है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे?
कहाँ से स्टार्ट करके? देखिए अंकित, मैं क्या बताऊँ, अपने बारे में बताने ले जैसा कुछ है नहीं। मैं सीधे साधे एक देहाती परिवार से हूँ, देहाती परिवार की ही जी। बेटी हूँ, देहाती परिवार की बहू हूँ और आज भी गाँव में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं शहर में रह रही हूँ। जी। तो इसलिए बताने जैसा तो कुछ है नहीं, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गई या ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया कि शायद इसीलिए भेजा था। ये दुनिया में जाओ तो अपने जैसी कुछ महिलाओं की मदद करो, क्योंकि उनका कोई अलग से उनको भगवान ने बना के नहीं भेजा। अगर हम जब ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो उनको भगवान ने इस तरह के इस स्वरूप में भेजा, जब हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनको एक दर्जा दे रहे हैं, उनको हमने थर्ड जेंडर का भी दर्जा दे दिया, तो मैं उन महिलाओं के प्रति मुझे शायद जवाबदेह बना दिया प्रभु ने कि आपको उन महिलाओं की बात करनी है जिन महिलाओं का कोई खैर ख्वाह नहीं होता, कोई रखवाला उनका नहीं होता और शोषण करने वाला हर आदमी होता है। तो वो ऐसी परिस्थितियाँ बचपन से बनती चली गईं, क्योंकि मेरा घर उस जगह के बहुत पास था, मेरा मायका, और वहाँ से गुज़रने के लिए बड़ी हिदायतें थी कि आप ऊपर नहीं देखते हुए जाओगे। स्कूलिंग हुई और स्कूलिंग में पूरा टाइम यही सब रोज़ सुनना, रोज़ जाना, रोज़ ही देना नहीं है ऊपर, बहुत शिकायत आ रही है ऊपर देखते हुए जाते हो, क्योंकि जैसे कैसे कहाँ पे, बच्चे किस कहते लोकेशन हैं। पे मैम? मैं ये मेरठ की बात कर रही हूँ। अच्छा, अ, नहीं मायका आपका हाँ, जहाँ? मेरा मायका और ससुराल दोनों मेरठ में हैं अच्छा। और बेसिकली देहात में हैं आस-पास के। जी, जी। और चूँकि ससुराल तो बिल्कुल मेरी देहात में एकदम है, जहाँ मैं आज भी रहती हूँ। जी। मायका मेरा देहात में, लेकिन रहते मेरठ में हैं, ये 10 किलोमीटर की दूरी पे। जी, जी। तो वो मेरा जो घर है, एक आड़ी सड़क के परली तरफ शुरू होते ही थोड़ी-सी गली में मेरा घर, और इधर ये बाज़ार शुरू हो जाता है। रेड लाइट रेड लाइट एरिया शुरू हो जाता है, कबाड़ी बाज़ार के नाम से। जी, तो जी। बचपन से ये जब मुश्किल से 7-8 साल के भी नहीं रहे होंगे, तब से हिदायतें समझ भी नहीं थी इतनी, क्यों है ये, ऊपर नहीं देखना। अभी बच्चा तो घूमेगा फिरेगा, ऊपर देखता हुआ ऊपर जाता ही है, देखेगा, हाँ। लेकिन ऐसा था कि आपको देखना नहीं है बस। तो और उत्सुकता जागती थी, क्यों नहीं देखना? बच्चे हैं, मन में और बच्चे हैं, क्वेश्चन आ रहे होंगे और कि ज़्यादा आते थे, क्यों ना देखें? देखना तो है ही। देखते तो फिर कोई दुकानदार बुला के, क्योंकि इतना छोटा शहर था, हाँ। आज तो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन उसमें बड़ा छोटा सा शहर, एक 9 दरवाज़ों में घिरा हुआ शहर था। तो कोई भी रोक के पूछता, बेटा किसकी बेटी हो? कि उनकी हैं। तो ऊपर क्यों देख रही हो? तुम तो भले घर अच्छा। की बेटी हो, बाबूजी का नाम है, इस तरह करके बोलते। तो मुझे और ज़्यादा होता। तो हमने अपनी मदर से एक दिन पूछा कि क्यों नहीं देखना ऊपर? रोज़ मैं जाती हूँ स्कूल और मैं तो रोज़ ही देखती हूँ। तो मुझे गुस्सा भी किया उन्होंने, और उन्होंने कहा नहीं देखना, वहाँ खराब औरतें रहती हैं। ये पहला मेरे जीवन का शब्द था, खराब औरतें। जिसका सवाल मैंने तुरंत अपनी मदर को कहा कि क्यों खराब औरतें? शायद उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि भई वो नाचती गाती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा नाचते गाते तो हमारे घर में भी सब है। जब भी कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, तो नाचते भी हैं, गाते भी हैं। ये तो कोई खराब नहीं बात। तुम बस मुझे डाँट के चुप कर दिया कि अच्छा तुम बस बकवास मत करो और बस इतना समझो कि वहाँ नहीं देखना है। वो ज़माना नहीं था मुखर होके बोलने का कि वो मुझे बता पाती कि वहाँ क्या जगह है। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर कोट करूँगी कि मैं उस बदलाव की प्रत्यक्षदर्शी हूँ उन 31 सालों में, कि जब वहाँ नाच गाना और मुजरा टाइप की जैसी चीज़ होती थी, और वो बदलाव कैसे देह व्यापार में बदला। मैं अपने आप को इसमें, हाँ बिल्कुल, मुजरा होता था। और हर शाम, क्योंकि बाज़ार भी वही था हमारा कि जाना है तो बाज़ार सामान लाना, तो उसी जगह पे जाना। तो वो रात को हारमोनियम तबले की आवाज़ आती थी और घुंघरुओं की भी आवाज़ आती थी। लेकिन उस बदलाव की मैं पूरी इतनी अपने आप को, इस बात के लिए मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली मानती हूँ कि वो मेरे सामने बदलाव आया और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकी शायद, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है, बड़ा लोगों का समूह है जो उसको घेर के बैठा है। तो और कैसे वो क्यों बदला, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले टीवी था, तो आया जब धीरे से तो न्यूज़ तक था सीमित, फिर दूसरे चैनल शुरू हुए, तो मनोरंजन वहाँ करने क्यों जाएगा कोई, डांस क्यों देखने जाएगा, उसको घर पे मिल रहा है। पहले फिल्म देखने के लिए भी एक तैयारी करनी पड़ती थी कि भाई हॉल में जा रहे हैं, आज जाएंगे तो ऐसे खाना बना लो, ऐसे ही कर लो। लेकिन फिर वो तो अब टीवी आपको मिलने लगा, टीवी पे शनिवार इतवार का इंतज़ार होने लगा था, लोग उसे भी देख रहे थे। और फिर धीरे धीरे कोई ऐसा रहा नहीं कि वहाँ गाना सुनने जाए। वैसे भी लिमिटेड एक था वर्ग कि जो जाता था, और जिनको खराब आदमी भी कहा जाता था कि ये तो वहाँ जाता है, ये तो कोठों पे जाता है गाना सुनने, तो वो भी खराब ही माना जाता था। और ये भी हम अपने घरों में सुनते रहे कि अरे उसने घर बर्बाद कर दिया, वहाँ जाता था। तो ऐसे भी मतलब ये सब चर्चाएं होती थी। और फिर अभी तो अगर वर्तमान में मैं जाऊँ उसके बाद, इस 31 साल को छोड़ के, तो OTT सब कुछ परोस रहा है।
ओटीटी। हाँ बिल्कुल, ओटीटी आपको सब कुछ परोस रहा है। लोग हमें कहते भी हैं कि आप खुल के ओटीटी ओयो के बारे में बात कर रही हैं, मसाज पार्लर्स के बारे में बात कर रही हैं, जिम के बारे में बात कर रही हैं, तो उन लोगों से बच गई, लेकिन ये लोग नहीं छोड़ेंगे। अब इस उम्र में हमको बचने की उम्मीद क्यों रखें? ये तो अब हम वानप्रस्थ आश्रम को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो उसकी नहीं है ज़रूरत कोई। मगर ये ज़रूर है कि जितनी अश्लीलता और जितना देह का इस्तेमाल हम ओटीटी और दूसरी चीज़ों में देख रहे हैं स्त्री की, उससे ज़्यादा ख़राब वो नहीं है। अगर मेरी मदर होती मेरे सामने तो और मैं पूछने के उसमें होती, तो मैं ज़रूर पूछती कि वो ख़राब औरतें हैं कि ये ख़राब औरतें हैं। अगर वो भी कहीं मुझे देख रही हों, सुन रही हों, तो मैं ज़रूर ये सवाल उनसे कर रही हूँ कि वो ख़राब औरतें नहीं हैं। और मुझे एतराज़ है इस बात से कि कोई उनको ख़राब कहे, क्योंकि वो औरतें हैं जिनको मजबूरी में वहाँ ले जाके मासूम बच्चियों को, मैंने वो बच्चियाँ देखी कि जिसको 5 साल की उम्र में कोई उठा के ले आया, उसको कैसे पता कहाँ मुझे ले जा रहा है। वो बच्चियाँ देखी कि जो जान रही हैं कि हमको कोई ले जा रहा है, ये मामा चाचा ताऊ है हमारे पड़ोस का और टॉफ़ी दिलाने ले जा रहा है, लेकिन फिर आँख खुलती हैं तो इस बाज़ार में खुलती हैं। तो फिर वो कैसे ख़राब औरतें हुई? कोई स्वेच्छा से, अगर कोई ये कहता है कि वो महिलाएं वहाँ स्वेच्छा से, उस नर्क में कौन स्वेच्छा से रहता है? वहाँ की गंदगी, वहाँ की बदहाली, जहाँ रोटी के लिए आपको, अभी हम जद्दोजहद करते हैं कि 10 से 5 तैयार हों और कहीं जाएं और वहाँ काम करें, चाहे मजदूरी करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनको केवल इसलिए तैयार होना पड़ता है। वो पूरा दिन सोएंगी और रोटी मिले ना मिले, और वो शाम के लिए तैयार होंगी, फ्रेश करेंगी अपने आप को कि शाम को उन्हें तैयार होना है। उनकी कभी दिन में ड्यूटी नहीं होती, वो रात भर उनकी एक ड्यूटी होती है पेट भरने के लिए। तो कैसे वो ख़राब औरतें हो सकती हैं कि जिनको अपना बच्चा पालना है उसके लिए पैसा कमाना है, अपनी रोटी की भूख शांत करनी है उसके लिए पैसा कमाना, और उसके इर्द गिर्द जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए सबको उसका पैसा कमाना है। जो ब्रोथल ऑनर्स हैं, ब्रोथल कीपर्स हैं, पिम्प्स हैं, और जो मीडिएटर्स हैं, उस सब का उनको पैसा देना है। यहाँ एक मैं अंकित आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती, वो ब्रोकर नहीं है, वो पिम्प्स हैं। दोनों का अर्थ समझिए। क्या मतलब? बिल्कुल, देखिए ब्रोकर हर वो आदमी है जो आपके व्यवसाय को ब्रेक करके आपके इर्द गिर्द तक आप तक पहुंचा रहा है। सपोज करो अभी ज़मीन का जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं उनको ब्रोकर कहा जाता है। वो आपकी किसी चीज़ को किसी दूसरे की चीज़ को कर रहे हैं। वहाँ ज़मीन दिख रही है, ये इसकी है। उस आदमी ने किसी से संपर्क किया कि इसको तो अच्छे से बिकवा दो जरा बढ़िया से पैसे में, और तुमको उसका हम दे देंगे। कौन बाप या कौन माँ अपनी बेटी को कहेगा कि मेरी लड़की जरा सुंदर सी है, इसको बिकवा दो तो इसका पैसा दे दे? तो वो ब्रोकर नहीं है। अच्छा। वो पिम्प से दलाल हैं, दलाल बस। और आप कह के देखिए किसी ज़मीन को या किसी और चीज़ के, दिल्ली जैसे शहर में तो मकान किसी को किराए पर लेना, उसके लिए ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। उनको क्या आप दलाल कह सकते हैं? नहीं, एजेंट कह सकते हैं आप उन्हें, है ना। तो ये अंतर कभी लोगों ने समझा ही नहीं कि ब्रोकर और पिम्प में फ़र्क है। तो पिम्प वो है जो हर उस औरत का दलाली करता है कि उसकी देह का इस्तेमाल करता है और पैसा खुद खाता है। मैम थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं। जैसा आपने बताया था जब आप बच्ची थी तो आप जाते थे तो आपको बोलते थे कि ऊपर मत देखो, घर वाले बोलते थे। फिर उसके बाद कैसी रही आपकी लाइफ जब आप बताया कि आपकी माताजी बोली कि वो ख़राब औरतें हैं? हाँ। तो उसके बाद किस तरीके से आपके माइंड में चीज़ें ये आने स्टार्ट हुई कि नहीं ऐसा कुछ गलत हो रहा है? सेंस कब से बनने लगा कि नहीं इस टाइप की? सेंस तो बना ही नहीं। सेंस तो ये रहा कि वो ख़राब औरतें हैं, मान लिया। हमारी अम्मा कह रही हैं तो यही होगा, क्योंकि टीवी नहीं थे, कुछ नहीं था। अखबार पढ़ने के हम लोगों को बहुत शौक थे। हमारी फैमिली थोड़ा और तरह की है, पढ़ी लिखी फैमिली है ज़्यादा, तो वो नहीं था। बस ये हुआ कि शायद प्रभु को लाना था। वही मैं बात दोहराती हूँ कि मैं गुजर के जा रही थी उसी बाज़ार से स्कूल के लिए, तो एक खटखट की मुझे जीने में आवाज़ लगाई। बहुत कंजेस्टेड एरिया है वो, और छोटे छोटे जीने हैं। तो लड़की के उतरने की आवाज़, मुझे किसी की खटखट की आवाज़ आई। जैसे मैंने उधर देखा तो एक लड़की उतर रही थी बैसाखी लेके। उस लड़की की मुझसे निगाह मिली तो वो पलट गई। वो मेरी 7 8वीं या 9वीं कक्षा में शायद पढ़ती थी। अच्छा। तो मेरे मन में ये सवाल हुआ कि ख़राब औरतें, और मेरी अम्मा कहती हैं कि वो तो स्कूल भी नहीं जाते बच्चे, तो ये क्यों मेरे स्कूल में पढ़ती है ये? मैं उसका इंतज़ार करती रही 2-3 दिन तक स्कूल में कि वो आएगी, मैं पूछूंगी ये बात। फिर वो आई तो मुझसे बच रही थी थोड़ा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम वहाँ तो ख़राब औरतें रहती हैं, तुम वहाँ क्या कर रही थी? और मेरी अम्मा ने तो कहा है कि कभी ऊपर मत जाना, देखना भी नहीं, तुम वहाँ गई हो। वो कितने साल की रही होगी? ऐसे ही 14-15 साल की। हम दोनों रहे।
तो उसने कहा शायद इससे भी कम। तो उसने कहा कि देखो, और थोड़े बड़े बहुत ही एक ऐसे एडल्ट की तरह से उसने बात की, समझदार की तरह। मैं जितनी नासमझी से बात कर रही थी शायद, अब मुझे इसको मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं बहुत नासमझ थी उस समय, लेकिन वो समझदार थी। उसने मुझे कहा कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और तो फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि तो वहाँ के तो बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो तुम्हारी माँ खराब है तो फिर तुम क्यों स्कूल आती हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य तो ये है कि वो खराब औरतें वहाँ उनमें एक मेरी माँ भी है, मगर मेरा अच्छा भाग्य ये है कि मैं बदसूरत और जन्म से पैर से पोलियोग्रस्त हूँ, मतलब लंगड़ी हूँ मैं पैर से। तो मुझे पढ़ने की भी इजाज़त मिल गई और इस धंधे के लायक नहीं हूँ मैं। तो वो भी मुझे समझ नहीं आया धंधा क्या है। मैंने कहा क्यों? कि यहाँ पे अच्छी लड़कियों की डिमांड रहती है, सुंदर लड़कियाँ हों और उन्हीं को पूछा जाता है। और ये कह के बस वो मेरे पास से हट गई। फिर मेरी उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई। मतलब सामना हुआ बहुत बार, लेकिन वो शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी कभी भी। तो चलो मैंने सोचा कि भाई अब नहीं करना चाहती और ख़राब औरत है उसकी माँ, तो हम भी उससे क्यों बात करेंगे। अपनी अम्मा को भी हमने ये बात नहीं बताई कभी कि ऐसा हुआ है आज। मुझे हर 3-4 साल के बाद कुछ ऐसा होता था कि मुझे फिर से खींच के, जितना मैं उस चीज़ से दूर आ जाऊँ, मुझे फिर कुछ होता था। जैसे मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हुई। अच्छा। और शादी के बाद अर्ली एज में बच्चे हो गए, तो मेरा बेटा हुआ था और एक महिला पड़ोस में रहने आई अचानक, सुंदर सी थी और मतलब बहुत सुंदर थी जैसे एकदम। वो मेरे बच्चे को खिलाने लगी थी और गोविंदा बुलाती थी। तो बच्चे अच्छे नहीं थे तो हमारी सास थोड़ा एतराज़ करती थी कि इसको बच्चे नहीं हैं और तुम इसे बच्चा पकड़ा देती हो, मत दिया करो। तो मेरा शुरू से बहुत थोड़ा रिवर्सरी टाइप का भी स्वभाव रहा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे किसी के नहीं तो दूसरे के बच्चे को कुछ करेगी। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा तो कोई नहीं, उसको खिलाती रहती थी। थोड़ी सी आत्मीयता हुई। अच्छा, मैं इतना छोटी, मैं खुद ही बच्ची थी, तो मुझे एक छुटकारा जैसे मिल गया कि बच्चे को नहलाना धुलाने से लेकर उसका फीडिंग वीडिंग सब वो कराती थी। तो उसके बाद में, और वो घरों में काम करती थी, बर्तन वर्तन मांजने का और कुछ मजदूरों का खाना वाना बनाती थी अपने जीवन यापन के लिए। मैंने उससे पूछा कि कहाँ तुम्हारे पति कहाँ हैं, कौन कहाँ है? तो बोले देखो पति वति तो हमारा कोई है नहीं। फिर उसने मुझे सारी बातें बताई और मैंने कहा ये आदमी कभी कभी आता तुम्हारे यहाँ कि हाँ ये कह रहा है कि मैं तेरे से शादी करूँगा पर ये करेगा नहीं। फिर उसने बताया कि मैं मेरे फादर पुलिस में थे और मैं 7-8 साल की थी, उनकी किसी से रंजिश होगी तो वो मुझे उठा लिया उन्होंने। अच्छा, जैसे रंजिश। हाँ, और शायद मेरे फादर मुझे कभी ढूंढ नहीं पाए और फिर मुझे बेच दिया, कहीं पूर्वांचल में बेच दिया और बस वहीं बड़ी हुई और वहीं इस धंधे में लग गई। अब ये धंधा शब्द बार बार मेरे सामने आ रहा था। तब वो पहली बार उस महिला ने मुझे बताया। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोलती हो कि धंधा, मतलब काम कहो ना कि इस काम में आ गई कि नाचने गाने के। नहीं नहीं। अच्छा, ये भी मुझे एहसास था अंदर से, क्योंकि हमारे घर में भी इस शब्द का यूज़ नहीं होता था। अगर मान लो कहते क्या काम धंधा, ये धंधा क्या होता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम इतना नज़दीक थे कबाड़ी बाज़ार के कि शायद उस मोहल्ले की मानसिकता ये थी या उस शहर की मानसिकता ये थी कि भाई इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ये उनके लिए कहा जाता है केवल। तो फिर उसने मुझे सारी बातें बताई और मेरा थोड़ा जो ज़िद्दी स्वभाव था उसने फिर थोड़ा सा मुझे परेशान किया। मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, वो भी बच्चे ही थे, वो भी कोई बड़े नहीं थे। ससुर को किया कि भाई एक बार इसके घर चलते हैं, इसका घर दिखाते हैं। मेरी जिद के सामने, या सोचो कि घर की बड़ी बहू थी तो इसलिए वो थोड़ा सा झुक गए। उसकी मैंने जिद ये पकड़ी अपने घर में कि एक बार उसके घर चलेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस जगह से निकल के वो यहाँ तक आ गई तो उसके घर वाले भी एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ किसी ने किया है। लेकिन उसने जो कहानी मुझे बता रखी थी वो भी कोई अच्छी नहीं थी, जैसा भी उसके साथ बीता और यहाँ तक वो कैसे आई। लेकिन जब हम उसके घर उसको लेके गए, वो और भी ख़राब थी। वो इतनी ख़राब थी कि आए वो लोग मिलने, उसके मम्मी पापा आए और 2 भाई थे उसके, जो बिल्कुल उसी की सूरत पे थे, एकदम टीनेजर थे। अच्छा। जो शायद उसके बाद पैदा हुए। वो लगभग 35-36 साल की थी उस समय। कौन? वो महिला जो मेरे पास रहती थी। अच्छा। वो, और उनके भाई उनके अपहरण के बाद पैदा हुए वो 2 भाई। अच्छा। तो शक्ल बिल्कुल मिल रही थी कि बहन है ये इनकी। बहुत रोना धोना हुआ, बहुत माँ बाप रोए और हाँ जी ऐसा, हम तो बहुत ढूंढा, नहीं मिली और बस ये सब होता रहा। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि देखिए लेकिन सब कुछ ठीक है, हम अब नहीं रख सकते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये कोई भाग थोड़ी गई घर से, इसने तो खुद भाग के शादी भी नहीं की। वो ऐसा ही ज़माना तो आज भी ऐसा ही है। मैंने कहा वो तो कोई खुद नहीं की इसने, ये तो 7-8 साल की थी, इसको उठा लिया और कहाँ भेज दिया, और कैसे पता किसी को,
कहाँ भेज दिया? आप क्या नहीं हमारे पास रह रही थी? हमसे मिलवा दो 10 लोगों को, मेरा परिवार है पूरा, साथ में है मेरे सास ससुर थे, ताए ससुर थे, तो मैंने कहा इनसे मिलवा दो, इसमें क्या है? तो बोले नहीं, वो नहीं हम कर पाएँगे, और वो चले गए। अब हम सब ऐसे ही खड़े के खड़े रह गए, और वो महिला बस देखती रह गई कि ये माँ-बाप हैं। वो भी शायद इतना उनसे अटैच महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि इतना समय 30 साल लगभग उसको हो गए थे उनसे दूर हुए, तो उसको ये भी नहीं लग रहा था कि अब क्या अटैचमेंट मुझे खत्म जाना हो है, गई खत्म होगी। हो गया था कि पता नहीं मुझे खोजा नहीं, ये सवाल भी होंगे, खोजते तो मिल जाते, पुलिस में थे। पर कोई बात नहीं, हम वापस ले आए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, इतना मैराथन बहस मेरे घर में हुई उस बात को लेके कि मतलब घंटों चली, रास्ते अच्छा, भर चली, और फिर घर में भी चलती रही, और मुझे लगा कि जैसे मैं टारगेट की जा रही हूँ, कि सभी कह रहे हैं ये ना कहती तो ये नहीं होता। आपके घर द्वारा या उनके घर द्वारा, उस औरत के? मेरे नहीं, नहीं, वहाँ से तो हम आ गए वापस, वो हुँ, तो मुँह फेर के चले गए। हुँ, वो तो बिल्कुल उन्होंने देखना भी मुनासिब नहीं समझा, और कहा कि आप लोग चले जाएँ। हुँ, जब मेरे मतलब हम रास्ते भर भी यही चर्चा की, ये देखो ये क्या बवाल पाला है इसने, और कहाँ हमको ले आई, और कितना इंसल्ट फ़ील हो रहा है, और अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना, तो और इस औरत से संबंध नहीं रखना है, इसको समझाओ। मेरे मतलब हस्बैंड को इस पे कहा गया। फिर घर आ गए हम, घर पे भी वही बहस चलती रही कि मना करो कि हमारे घर पर ना आए। ख़ैर जब सुबह उठे, सो गए सब लोग ऐसे ही, और फिर सुबह उठे तो मैंने देखा झाँक के, तो वो अपने घर में नहीं थी, दरवाज़ा को बिल्कुल दरवाज़े से दरवाज़ा सामने मिल रहा हुँ। था। तो मैं उसके घर गई, मैंने देखा कोई नहीं है। तो पता नहीं क्यों मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को, मुझे एक सुकून महसूस हुआ। ये लगा कि अरे मेरे साथ क्या-क्या बवाल होता अभी, डर रही थी मैं, इतना छोटा, मेरी आप समझिए 16 साल में मेरा बच्चा हुआ एज में। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि कोई बात तो नहीं हो जाएगी, मेरे घर शिकायत करेंगे, मुझे ऐसे घर तो नहीं भेज देंगे। पर फिर मुझे ये लगा कि अभी तो वो चली गई, सब बात खत्म हो गई। 1-2 दिन तो डरती रही कि आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर उसके बाद जब वो आई 1 साल बाद, 1 साल बाद। हाँ, और वो भाई दूज का दिन था, ठीक-ठाक कपड़े उसने अच्छे पहने हुए थे, और मतलब बिल्कुल सजी-धजी करके आई वो, और एक आदमी था उसके साथ, वो ऐसे नौकर टाइप का, वो सामान-वामान ले रहा था, बहुत मिठाई, फल-वल लेके, और आई वो, आके उसने मुझे कहा कि मुझे मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी। बोली वो मुझे गोविंदा को टीका करना है। मैं इसे भाई मानती हूँ। तो मैं पता नहीं मुझसे क्या हुआ, मैंने कहा भई पहले बताओ तुम कहाँ चली गई थी? वो उसने सपाट बिल्कुल जवाब दिया मुझे कि जहाँ तुम्हारे समाज ने तो रखा नहीं, मेरे घर वालों ने नहीं रखा, और मेरी वज़ह से मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी, हुँ, और मैं जहाँ थी वहाँ चली गई। मुझे बड़ा धक्का सा लगा, और मेरी सोच केवल इतनी थी कि रेड लाइट एरिया कबाड़ी बाज़ार है बस। इस तरह का बाज़ार जो है वो कबाड़ी बाज़ार है। फिर मैंने कहा तो मैं नहीं कराऊँ, मैं नहीं दिखाऊँगी बच्चा भी, और ना मैं टीका कराऊँगी। बहुत ज़ोर मिन्नत की, मैंने मना कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर के कान और आँख मुझ पे लगे हुए हैं। सब हैं परिवार के जो मुझे देख सुन रहे हैं। मैंने उसे मना कर दिया। वो चली गई, और मैं खड़े देख रही थी उसे कि जा रही है, तो ऐसे दरवाज़े से पलटी वो एक बार। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा आज तक भी कि जैसे बहुत सारी शिकायतें, आँखों में आँसू, और सब लेके जा रही है। फिर मुझे एक थोड़ा-सा धक्का लगा, मैंने शायद गलत कर दिया। पर उतनी सोचने समझने की शायद उम्र भी नहीं थी, और हैसियत भी नहीं थी मेरी। क्योंकि वो ज़माना, अब अगर हम कहें कि 40 साल पुराना, तो बेटी और बहू में बहुत अंतर थे। बेटियों को तो शायद मार दिया जाता, हम पे तो फिर भी रियायत की जा रही थी कि चलो। अभी तो वो चली गई, फिर लौट के नहीं आई। समय गुज़रा बहुत, हमारी भी एज 10 साल बीत गए, लगभग 10-11 10 साल। साल। हाँ, और शायद मैं 27 या 28 साल की हो गई उस समय, हुँ, और मेरे बच्चे दोनों हो चुके थे। फिर मैं, सास-ससुर भी नहीं रहे, देवरों की हमारी शादी हो गई। वो भी एक बड़ा मेरे सामने सवाल था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस जगह काम कर रही है महिला के साथ संबंध बिल्कुल, रखूँ, उनकी शादियाँ ना हों। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सब निपट गया जब। उसके बाद में हमने एक दिन इनसे कहा कि अ, उसको ढूँढें? हुँ, तो उन्होंने कहा ढूँढ लो, हँस के कहा कि ढूँढ लो। कहाँ जाओगी? मैंने कहा वहीं जाऊँगी ऊपर। तो जाओगी तो पिट के आओगी, हमसे मत कहना हुँ, कि वहाँ तुम्हें थप्पड़ लगे कस-कस के। मैंने कहा नहीं कहने की हूँ, ढूँढ अच्छा, लो। उसी औरत को ढूँढने के लिए? हाँ, उस बाज़ार में जाना है मुझे। हुँ, जिस जगह देखने की अनुमति नहीं है, वहाँ जाने की अनुमति तो लेनी पड़ती, हुँ, कि जाने देंगे कि नहीं देंगे, और वैसे भी बहू हैं हम। फिर
वो जितने हमने 2 साल तक गालियाँ खाई और ये सुना कि यहीं बैठ जा तू और तुझे भी यहाँ खूब पैसा कमवाएँगे और सब कुछ मतलब सुना मैंने। किसने, समाज ने या नहीं, नहीं, फ्रेंड? नहीं, नहीं, वही महिलाएँ क्यों घुसने देंगी वो किसी बाहरी औरत को। हुँ, बहुत ने ये भी समझाया अरे तू भले घर की लड़की लग रही है, बड़े घर की बहू लग रही है, कहाँ यहाँ इस गंध में आ रही है। हुँ, फिर मैंने कहा कि एक दिन मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने कहा मैं तो केवल आपके छोटे-छोटे बच्चे सारा दिन चाय ला के देते रहते हैं आपको और चिल्लाते रहते हैं, मैं इन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। हुँ, जबकि पढ़ाने से मेरा कोई दूर पढ़ने से मेरा सारा वास्ता, आज तक पढ़ती हूँ, लेकिन वो मेरा पढ़ाने से कभी वास्ता नहीं रहा। मैंने तो अपने बच्चों को भी कभी नहीं पढ़ाया, उनकी किताब नहीं देखी, तुमने क्या किया? हुँ, तो फिर भी मैंने उन्होंने शर्त ये रखी कि ठीक है पढ़ा ले, पढ़ेंगे तो है नहीं ये, पर पढ़ा ले मगर इस शर्त पे कि मेरा बच्चा दूसरे के कमरे पे नहीं जाएगा, दूसरे का मेरे पे नहीं आएगा। ये एक बिज़नेस राइवलरी जो मुझे बहुत बाद में समझ में आई अच्छा। कि एक के घर की बात दूसरे घर में उसमें कितने कस्टमर आए। ओह! बिज़नेस का है ये। अच्छा। हाँ, टैक्ट तो नहीं जाएँगे। हुँ, तो मैं तो चाहती थी ऐसा। हुँ, मुझे तो लगा कि मुझे तो रास्ता मिल गया, हर कमरे पे जाने का हर रास्ता कमरे मिलेगा। का, हाँ। उसके बाद मैं हर कमरे पे गई। हुँ, 2 साल मैंने बिताए हुँ, इस तरह। मुझे वो कहीं नहीं मिली। मेरी सोच ही नहीं थी, मैं तो सोचती थी यही है बस बाज़ार ऐसा, हिंदुस्तान में और कहीं है ही नहीं। तो उसके बाद एक दिन एक लड़की ने मुझे कहा और वो लगभग उस उम्र पे थी कि जब वो मालकिन बन जाए। अच्छे पूरे लगभग रेड लाइट 30-32 की। साल की है। रेड नहीं, लाइट, पूरी हाँ। रेड लाइट की नहीं होती, अपने कमरे की। अच्छा, अपने कमरे के। हाँ, हुँ, तो मैंने बोला कि ऐसे ही आ रही हो हुँ, कि कुछ करोगी भी? हुँ, मैंने कहा पढ़ा तो रही हूँ बच्चों को हुँ, और उसको ये थोड़ी बताऊँ मैं किसी को ढूँढने आई हूँ। हुँ, तो मैंने कहा नहीं पढ़ा रही हो वहाँ तक तो ठीक है, ये कौन सा पढ़ रहे हैं? ये तो धक्के ही खाएँगे। हुँ, किसी का जीवन बचा सकती हो? हुँ, मैंने कहा हाँ, बचा सकती हूँ, बताओ कैसे? अरे ये भी मुझसे पूछोगी? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं कैसे करूँगी? हुँ। बोली यहाँ से निकाल सकती हो, मुझे निकाल सकती हो। अरे मैंने अच्छा। कहा तुम तो अपने आप चली जाओ, हुँ, उतर गए, तुमको कौन रोक रहा है? ये तुम्हारा भ्रम है। फिर उसने हाँ, धीरे-धीरे मुझसे बातचीत करनी शुरू की, वहाँ की कड़वी सच्चाइयाँ बतानी शुरू करी। जब भी मालकिन ना हो तो वो मुझसे बात करे। फिर उसने कहा मुझे निकाल दो एक बार। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा कि तुमको कैसे निकाला जाए? बोली मैं बताऊँगी वो रास्ता भी, तुम अपना एक फेक कस्टमर भेजो, मतलब फर्जी एक आदमी को भेजो और वो रात भर का पैसा देगा। हुँ। और उस ज़माने में भी रात भर का 1000 रुपये अच्छा, बहुत बड़ी रकम 1000 थी। हाँ, ये 96 की मैं बात कर रही हूँ। और शर्त ये है मैं रात भर रहूँगी आप लोगों के साथ, मगर सुबह तक मेरी बेटी आ जानी चाहिए जो यहाँ से दूर है, काफ़ी दूर है। हुँ, उसने जगह और एड्रेस हमें दिया। हमें कहा 2-3 दिन दे दो। 2-3 दिन में हमने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को बात करनी शुरू की। कुछ आनाकानी हुई, कुछ ने सहमति दी। अल्टीमेटली वो सब ये हुआ कि भई जब एक बच्ची बचना चाहती है उसको बचाओ। जैसे वो बोली थी मैम, कुछ सच्चाई आपको बताई कि हाँ। कैसे वो अपने से नहीं जा सकती, वो हाँ। क्या था? वो कि ये है उसमें कि देखिए मेरी बच्ची इनके कब्ज़े में है, हुँ, जो इस समय 10-12 साल की है और 2 साल बाद उसको धंधे बिठा देंगे। अच्छे उस महिला की बच्ची उसके कब्ज़े में है। वो बच्चा रखते ही नहीं है, बच्चों को कब्ज़े में रखते हैं अपने। अच्छा, जिससे माँ तो माँ है, हाँ, हाँ, वो तो छोड़ के नहीं जा सकती कभी। अच्छा, तो इसलिए मेरी बच्ची को बुला दो। अभी देखिए ना तो उस समय फ़ोन थे, हुँ, ना ऐसा कोई कम्युनिकेशन, केवल लैंडलाइन थे, तो लैंडलाइन के ज़रिए सरकारी तौर पे बात की गई वहाँ के डीएम्स को हुँ, और उनसे कहा गया कि ऐसे-ऐसे एक बच्ची ये एड्रेस है, लेकिन उसको छेड़ना नहीं है अभी, हुँ, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है, हुँ, वो गायब की जा सकती है। हुँ, तो आप केवल वहाँ आस-पास नज़र रखें, हमारा बंदा यहाँ से पहुँचा। सरकारी लोगों ने एक बंदा भेजा, बाय रोड भेजे 2 लोग कि इनको आपको हैंडओवर करना है और सुबह से पहले हाँ, रोकना नहीं है। उनको भी सख्त हिदायत थी कि आप रास्ते में चाय भी नहीं पिएँगे, अच्छा, सीधे जाएँगे। पहुँच गए वो, सुबह 6 बज गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं, बात नहीं हो रही। वहाँ पे अगर फ़ोन करें अधिकारी लोग तो वो कहें कि यहाँ से तो निकल गए, बच्ची सुरक्षित हमने उनको दे दी। थोड़ी आस बंद है लेकिन फिर ये लगे कि अभी तक नहीं आए और 6 बजते ही लड़की ने बवाल काट दिया कि मैं जाऊँगी वापस, मैं नहीं रहूँगी, नहीं मेरी बच्ची को मार देंगे वो, मुझे भेज दो। अभी हमने कहा थोड़ा-सा रुको, थोड़ा-सा और मौका दो, क्या पता तुम्हारी बच्ची रास्ते में हो और तुम फिर से फँस जाओ। तो मैंने कहा अब तक शोर मच गया होगा कि तुम्हारी बच्ची गायब होगी, हुँ, कोई ले गया। तो वो जो है इनको खतरा लग रहा हो। इतने में वहाँ से सूचना आ जाती है थाने से कि वो सारी औरतें मिलके यहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने हंगामा मचा रखा है कि हमारी एक लड़की को, उस आदमी की आईडी जमा थी वहाँ, जो हमने भेजा था, कि उसको अपहरण करके ले गया। फिर भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इसमें डरना क्या है, हम लोग बैठे ना, कौन वहाँ मुकदमा लिख देगा? तो उच्चाधिकारी बैठे थे सारे, आप चिंता ना करो, बच्ची को आने। 7 बजे के लगभग बच्ची आई और वो ऐसा सुकून था जो मैंने पहली बार उस औरत के साथ वो
मिसबिहेव करके पहली बार महसूस किया। पहली बार मुझे लगा कि अगर उसकी माँ भी उसे ऐसी सीने से लगा लेती तो वो आज कहीं मुझे उसे ढूंढना नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। अगर वो सीने से लगा लेती तो मैं और बच्चियों को कभी वहाँ से नहीं निकालती, मैं जाती ही नहीं। मेरा मकसद ख़त्म हो जाता कि वो तो चली गई अपने घर, मैं वहाँ क्यों जाऊँगी, मेरा क्या काम था। फिर उसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हुआ, फिर तो मैंने अपनी न जान की न माल किसी चीज़ की परवाह नहीं की। फिर तो मैं हर लड़की में ढूंढती कि वो है। एक दिन का भी मुझे सुकून होता था बस एक लड़की निकालूं, फिर वही लग जाता था कि उसके प्रति कैसे सुरखरू होंगी। आज तक मिली वो? अभी तो मैं आपको सबको धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि वो आप लोगों के ज़रिए मुझे अभी ये पता लगा, क्योंकि वो लगभग अब हो गई होंगी 80-85 साल की तो हो रही होंगी। तो कि उनकी आगरा में डेथ हुई। उनका ही जो तथाकथित पति थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आगरा में उसकी डेथ हुई, आगरा में थी वो लास्ट टाइम, और वो तुम्हारे सब चीज़ों को देख रही थी और शायद महसूस भी कर रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रही, तुम्हारा क्या लेना देना इससे। तो मेरे मन को बहुत शांति मिली कि वो चली गई यहाँ से, इस दुनिया की इस गंध से, उस नर्क से। भले ही उन्होंने क्या झेला उसका सबका मैं आज तक ऋण उतार रही हूँ। बस जो उन्होंने राह मुझे दिखाई, खुद पे झेल के दिखाई, वो ऋण उतार रही हूँ बस। कोई ऐसा केस जो आपने रेस्क्यू किया हो, जो आपको झकझोर दिया हो कि आपको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है? जैसे आपने पहले बात किया उन महिला की जो 30-35 साल की थी, दूसरी महिला की भी आपने जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया वो उनकी भी एज थी। जैसे हम बात करते हैं बच्चियों की, जो बच्चियों को चोरी करके बेचा जाता है, उस पे कुछ केस बताएं जो ऐसा कोई केस आया हो। देखिए, बच्चियों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी वो, मैं तो उसे नर्क भी नहीं कह सकती, क्योंकि नर्क किसी ने देखा नहीं। जीते जी जिंदा आग में झुकी लड़कियां हैं वो, जिनके पास अपना कुछ नहीं होता, अपना इतना भी नहीं होता कि आज वो ये कपड़ा पहन लें अपनी मर्जी से, उनका वो कपड़ा होता भी नहीं है। कंबाइंड कपड़े हैं, कोई भी लड़की किसी का भी कोई भी पहने, आज तुम ये पहनो, तुमने कल ये पहन लिया ये। तो मैं ऐसे में मैं एक लड़की की अगर आपसे बात करूं, छोटी सी बच्ची थी वो, 14-15 साल की मुश्किल से। अचानक से मुझे ये लगने लगा कि पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा, क्योंकि वो पहला समय था तब पहचान में आते थे कि नाक में नथनी डाली हुई है, जब तक नथ उतराई नहीं होगी तब तक लड़की वर्जिन है और उसको कोई लड़का कोई ग्राहक मांगेगा भी नहीं। लेकिन वो लड़की ठीक ठाक खेलती थी, खूब हंसती खेलती जैसे आम बच्चा होता है। और हर कोई किसी से भी पूछो ये किसका बच्चा है, मेरी तो आदत पड़ गई थी कि मैं पूछूँ ये किसकी लड़की भाई, कहाँ से ले आया इसको, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरी बहन की लड़की है। दूसरी कहती है अरे मैं तो हूँ, मेरी तो लड़की है ये। और बच्ची तो कुछ कह नहीं, क्योंकि वो सबको माँ कह रही है, सबको मासी कह रही है, कब उसको उठाया के लाया गया ये तो कोई जानता ही नहीं है। वो बहुत खेलती खेलती रहती थी, अच्छी सी थी। मैं भी उसको कभी कभी उसके साथ थोड़ा सा ऐसा वक्त बिताती थी। लेकिन फिर कुछ दिन से मुझे ये लगने लगा था कि जैसे उसको धंधे में डाल दिया गया हो, क्योंकि उसके हाव भाव सब बदल रहे थे, बोलना कम हो गया था, खेलना तो बिल्कुल नहीं रहा था। जो कूदती फिरती थी इधर से कभी ऊपर कभी नीचे, वो नहीं रहा था। जैसे वो अचानक से बात करती थी, आ गई तुम, आप कहने का तो रिवाज ही नहीं, तो जानते ही नहीं, आ गई तुम, चलो मेरे साथ लूडो खेलो, वो गिट्टू होते हैं वो खेलो मेरे साथ। तो मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ। फिर धीरे धीरे उसने सब बंद कर दिया। फिर मैंने पहल की कि गिट्टू नहीं खेलोगी आज, बस मुझे ऐसे देखा, फिर बस बैठ गई। फिर एक दिन मैंने देखा भारी भरकम मेकअप के साथ मुझे दिखी, बड़ा तेज। मैंने कहा, मैं मालकिन से पूछी ये क्या, इतनी सी लड़की को पढ़ने तो देती ही नहीं हो इनको, और ये क्या हालत इसकी है। बोले ये देख देख के करती रहती है इन्हें, ये जो लड़कियां करती हैं ना, और देखो जी हमारा तो माहौल है, ये तो ऐसे ही कर लेगी जैसा देखेगी बच्चा तो वही सीखता है। मैंने कहा कुछ और तो नहीं, नहीं नहीं मैं क्या ऐसी हूँ कि मैं इतनी सी लड़की को डाल दूंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा था, मैंने उसे कहा लड़की को, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा बेटा यहाँ उठ क्या, तो नहीं उठ रही थी वो। मैंने कहा उठ के तो आ, ये नहीं कहेगी, तेरी मासी नहीं कहेगी कुछ भी, आ जा तू। तो वो जो चली ना, उसे चला नहीं जा रहा था, वो धीरे धीरे। फिर उसने कहा वहीं बैठ जा, आ रही है उठी, गंदे कपड़े हो रहे हैं तेरे और फिर इनके गले लग जाती हो तुम सब। मैंने कहा तो मेरे ही गले लगती ना, तुम्हारे तो नहीं, आ जा बेटा तू। फिर वो जैसे थोड़ा सा चली, मुझे लगा इसे चलने में तकलीफ़ है, मैं उसके पास खुद चली गई। मैं उसे ऐसे गले से लगाया तो उसने ऐसे करके कहा मुझे, मतलब मुझे लगा कि उसके
कांप गई वो। मैंने फिर धीरे से उसकी पीठ पे हाथ वाथ ऐसे करके देखा, मैंने कहा तो बहुत निशान हो रहे हैं, उभरे हुए निशान हो रहे हैं। मैंने झट से पीछे से उसकी कमर देखी, तो इस कदर मार के निशान थे कि वो उभर गए थे और उन पे मतलब पपड़ी जैसे जम गई थी, मतलब जख्म हुए होंगे। किस चीज़ से मारा गया मुझे नहीं समझ में आया। नहीं, समझ सकते हैं मैम कि फिर मैंने उसको ऐसे किया, वो रोने लगी, बच्ची बहुत रोई, मेरे गले लग के इतना रोई वो कि जैसे अपने माँ के गले रोती हो। मुझे फिर कुछ नहीं सूझा, जो भी मुझे एक ऐसी डंडी सी यूँ रखी थी, मैंने वही उठा के, डंडी भी नहीं थी वो, एक किसी ये जैसे आप लोग ये सब लगा रहे हो उसमें का बचा हुआ एक कुछ हिस्सा रखा था। मैंने उसकी मालकिन की बहुत लगाए, पैरों पैरों में उसके मैंने मारे, कीले उसमें उभरी हुई थी, कील वील भी लगी। तो चिल्लाती रही कि मैडम मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी, आपने मुझे मारा। और मैंने कहा मैं तो इसे अभी लेके जा रही हूँ, अभी के अभी लेके जा रही हूँ, और पुलिस में भी लेके जाऊँगी, हॉस्पिटल भी लेके जाऊँगी, तेरा मैं इलाज करके रखूँगी। तेरी बेटी है ये, तू इसे अपनी बेटी कहती है और इस तरह मार रही है। फिर उस लड़की ने जब मुझे कहा कि आंटी मुझे यहीं नहीं लगी चोट, मुझे और भी बहुत जगह लगी। मैं अंदर गई तो मैं दहल गई। मैं उस बच्ची की बात मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में की नहीं, मतलब पता नहीं उसके इंटरनल पार्ट्स में क्या डाला गया, वो लहूलुहान थी। तो कहा अरे मैडम ये तो पीरियड से हो रही है। वो पीरियड से नहीं थी, किसी बड़े उम्र के बड़े बच्चे जैसे ने उसके साथ संबंध बनाए, बिल्कुल वो लहूलुहान थी। हालांकि वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे इसको रिलीफ दूँ, क्या करूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ। कोई बात मुझे, वो मेरे पैरों में गिर गई कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मानो यकीन वो मेरी लड़की है। मैंने कहा मैं नहीं मानती। उसने कसम खाई कि अच्छा मेरे इतना मान लो कि तुम तो टेस्ट करा लोगी कि मेरी बेटी है नहीं। और मुझे फिर यकीन हुआ कि ये इसकी बेटी है। फिर मुझे किसी और ने भी बताया कि नहीं वो इसी की बेटी। जो अपनी बेटी के साथ इतना नर पैदा कर सकती हैं तो दूसरे की बेटी के साथ क्या नहीं कर सकती। कितना मैं, ये उसके यहाँ ऐसे निशान थे जैसे खरोंचा गया हो, पूरे जिस्म पे निशान थे, पीठ पे उसके मार के, पैरों पे, पिंडलियों पे उसके मार के निशान। और किस कदर मारा गया होगा मुझे खुद भी कभी ये आज तक भी समझ में नहीं आया। और फिर चूंकि उसी की बेटी थी, मेरे पास निकालने का भी कोई साधन नहीं था कि मैं उसे रेस्क्यू करूं, जैसे क्योंकि उस पुलिस बच्ची कंप्लेंट नहीं वगैरह करके। नहीं, पुलिस तो देखिए, पुलिस तो उनका हफ्ता खाती है, पुलिस किसकी कंप्लेंट लेती है। रेस्क्यू ऑफिसर होते हैं इनके लिए, अच्छा अपॉइंटेड होते हैं सरकार से, अच्छा सैलरी खाते हैं अच्छी खासी। आज तक किसी रेस्क्यू ऑफिसर ने मेरे 31 साल में कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया। किसी ने मदद भी नहीं करी? नहीं, उल्टा मुझ पर मुकदमे किए हैं। जब भी कोई महिला उनके पास गई, अरे हाँ लिखाओ, जो ही मानेंगी वो एक मुकदमा लिखाओ। और वो एक एक महिला को जानते हैं, एक एक महिला को, कौन कहाँ क्या। कई बार मुझे खुद बताते हैं, अरे वो तो ऐसे कह रही थी। बड़ा जानते हो भाई, जाते तो हो नहीं कभी, जानते सबको हो तो किससे आप मदद कैसे लेते हो मैम, किन किन लोगों से अभी भी जो आप रेस्क्यू करते हो? देखिए मेरी मेरी तो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, नीचे जो चाहे मोची है या कोई और है, कॉबलर है, कोई भी है, वो सब मेरे स्टेक होल्डर्स हैं एक तरह के, कि वो मुझे खबर देते हैं। मतलब मेरा एक सूचना तंत्र है वो। मतलब ऐसे समझिए कि स्लीपर सेल की तरह से काम करते हैं वो उनके भी इक्वल हैं। अच्छा। मतलब उनको लगता है कि हमारे हैं जो ये खबर देंगे कि मैडम कब रेस्क्यू करेंगी, जबकि वो केवल जानते हैं कि भाई आज यहाँ नई लड़की आई, आज नहीं आई, मुझे हमेशा बताते हैं। हालांकि मैं उसे कभी डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ कि इन लोगों पर फिर नज़र रखी जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है, छोटा शहर है हमारा। ऐसे प्रशासन की क्या मदद रहती है? कुछ नहीं, नील। फिर आपको डर नहीं लगता कि आप जा रहे हो रेस्क्यू कर रहे पता हो? नहीं, डर तो कभी लगा नहीं। डर लगता तो शायद वहाँ काम ही नहीं करती कभी। मैंने कहा ना कि शायद ऊपर वाले ने बस इसलिए भेजा कि तुझे मरना हो तो वहीं मर जाना एक दिन, और बाकी और कुछ जीवन में है नहीं। अभी आपकी कितने साल की जर्नी हुई मैम जब से आपने स्टार्ट किया? 31 साल हो गए इस सितंबर में, 17 सितंबर को 31 साल हो जाएंगे। मैं पहली बार उन सीढ़ियों पे गई 17 सितंबर। अभी इन 30-31 सालों में कोई ऐसा मिला, कोई या तो बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो या कोई राजनेता हो या प्रशासन हो जो अप्रिशिएट करे, हाँ नहीं, हाँ, या बोले कि मैं सपोर्ट के लिए आपके साथ हूँ? बिल्कुल, पॉलिटिशियन की बात मत करिए। मैं पॉलिटिशियन की अगर बात करूंगी तो बहुत कम समय मुझे तब तक हुआ था, 94 से 98, और मैंने उनको इतना कन्विंस कर लिया था कि वो मुझे अपनी जैसी मानने लगी थी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि, और समय बहुत बदलाव में नहीं था, मैंने उनसे कहा कि आप इतना अच्छा गाती हो, इतनी अच्छी गज़लें गाती हो, इतना अच्छा नाचती हो, ट्रेडिशनल नाचती हो, तो इसको बढ़ाएं आगे। तो कुछ जो बड़ी उम्र की औरतें थी उसने कहा करो।
बताओ हमसे क्या चाहती हो। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप सबकी कला का एक बार सार्वजनिक प्रदर्शन हो। अच्छा। तो ठीक है। और मैं कह रही हूँ, मैं पता नहीं लोग क्या क्या मीडिया को कहते हैं, मीडिया ना होता तो मैं कब की मर गई होती। मीडिया के लोगों ने मेरा इतना इस कदर साथ दिया इन 31 सालों में, लोग आए गए, लेकिन हमेशा ऐसे भी साथी हैं मेरे अभी तक जो 30-30 साल हो के बड़े हाउसेस से रिटायर हो गए, लेकिन आज भी मेरी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो वो दौर ऐसा था, मतलब मीडिया ने ये किया, अखबारों में ये लिखना शुरू किया कि रिहर्सल तक के फ़ोटो, जो हम रिहर्सल करा रहे थे उस समय, हमने उस्ताद जी बिठाए। वो ट्रेडिशन है ये कि हर कमरे पे एक उस्ताद होना चाहिए कानूनी तौर पे। ये जो कानूनी लाइसेंस की आप बात करते हैं, उस पे उस्ताद होना चाहिए। तो हमने उन उस्तादों को दोबारा से बुलाया कि आपको पैसा हम समाज से मांग के हम तो मांग लेंगे, दे देंगे, आप इनकी कुछ दिन रिहर्सल कराओ, जो आप इनका ट्रेंड जानते हो क्या है। वो हुई, उसके मीडिया ने, हर अखबार ने लिखा, कोई अखबार ऐसा नहीं था कि जो रिहर्सल का भी नहीं लिखा। और 98 में ये कदम उठाना एक बहुत, मतलब एक आग जैसा था कि जैसे आग को हाथ में ले रहे हैं। उन महिलाओं ने मुझे कहना शुरू किया, आप यकीन मानो एंड टाइम पे ये एक औरत नहीं जाएगी। मुझे वहीं के ही कुछ ऐसे लोगों ने कि जो मेरे बहुत खैर ख्वाह बनते थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि दीदी कोई नहीं जाएगी, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनका तो सब ये तो तय हो चुका ना कि ये एक रिहर्सल कर रही हैं, तो यही बहुत है मेरे लिए, मैं फिर किसी दिन ले जाऊँगी। मैंने एक हॉल बुक किया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो गाड़ी लगवाई, अपने एक वॉलंटियर की जीप थी, मैंने कहा तू इसमें लेके आ, खुली जीप में लेके आ, इनको बंद नहीं करना है किसी भी तरह। समाज की उन गलियों से निकल के आए जिनका ये दर्शन भी नहीं कर पाती, इन्हें समाज से निकाल के लाओ। वो आई, वो तो तैयार बैठी थी जैसे, उनके उस्ताद हमें 8-10 चक्कर उसमें लगाने पड़े, कंजेस्टेड एरिया है तो बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं ला सकते थे। तो वो आई सब के सब, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम 1 घंटे का भी ये सोच रहे थे कि ये होगा नहीं। वो कई घंटे चला, इतना चला कि उस हॉल के जितने दरवाजे थे वो खोलने पड़े। कॉलेज का हॉल लिया था हमने, वो सब खोलने पड़े। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो केवल इसलिए आए थे कि देखें वो कैसी औरतें, मतलब थोड़ा छिछोरे किस्म के लड़के, लेकिन सब ने पिन ड्रॉप साइलेंस होकर उनके ये सब देखा। और एन वक्त पे एक ऐसी फनी सिचुएशन हो गई कि जो मैं सब तैयार करके लाई थी, मुझे क्या क्या बोलना वो मेरा खो गया, वो नहीं मिला। लेकिन मैंने 1 सेकंड अपने आप को बस स्थायी किया, और फिर मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। अखबारों ने लिखा, वो भेज दूंगी मैं आपको, आप ऐड करना चाहेंगे तो कटिंग्स भी, कि मतलब मंच का सफल संचालन कर रही है अतुल शर्मा ये, और लिखा सबने कि मंच वो ऊंचा पीढ़ा, बेशाओं को ऊंचा पीढ़ा देने की एक ईमानदार कोशिश, और अखबार भरे रहे उनसे। बहुत अच्छा हुआ, और 3-4 घंटे हुआ। अब मैं पॉलिटिशियंस की बात करती हूँ, उसमें बड़े लोग भी मैंने बुला रखे थे, पॉलिटिशियंस भी बुला रखे थे, तत्कालीन एमएलए एमपी और सरकारी अधिकारी बुला रखे थे। उसके दुष्परिणाम और परिणाम बताती हूँ मैं अब आपको। दुष्परिणाम ये हुए कि जो एक उन्हीं डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कि जो उनके रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन को लीड कर सकते थे, रेस्क्यू ऑफिसर के भी ऊपर थे, वो हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया। और उसकी सज़ा उन्हें ऐसे दी कि उन्हें उन पे मात्र 20-25 रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम लगा के उनको जेल भेजा गया। कौन? वो जो अधिकारी थे उनको। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में सपोर्ट किया और बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने इनको, पहली बार किसी ने इनका दर्द समझा है। और जो पॉलिटिशियंस थे, मतलब हमको पता होता तो हम इस कार्यक्रम में नहीं आते, लेकिन साइड में एक दूसरे पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने कहा कि बेटा शाबाश है तुझे। मुझे ये कहा कि तूने, चूँकि वो थोड़ा हमारे गांव के आसपास के थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नाज है तुझ पे। मेरे लिए ये अप्रिसिएशन था, मुझे किसी अवार्ड की और किसी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, कि मेरे लिए अवार्ड था। और अगले दिन अखबार भरे पड़े। उसके बाद मीडिया ने कभी हमसे मुँह नहीं मोड़ा। एक मैं केवल मीडिया के सपोर्ट से वहाँ जाती थी साथ लेके। उसके बाद पुलिस आएगी तो जब तक मैं लड़की निकाल लूँगी, वरना लड़की नहीं निकाल सकती थी मैं। अगर मैं पहले पुलिस को, मैं खुल के कहती हूँ, मैं अगर पहले से कहती पुलिस को तो लड़की गायब हो जाती, क्योंकि सूचना वहाँ पहुँच जाती। देखिए, अगर हम आपके हितग्राही हैं तो आपको हित तो पहुँचाएंगे ना। आपसे हम पैसा ले रहे हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो तो उनको पहुंचाते, तो इसलिए हमने कभी पुलिस की संपर्क नहीं लिया। लेकिन फिर भी इसका दूसरा भी है, हर जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो पिलर की तरह से इस दुनिया को थामे हुए हैं। अगर वो ना हो, एक उच्चाधिकारी थे शहर के पुलिस में, मैंने अचानक उनसे, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा भी नहीं परिचय था, कभी कभी किसी मीटिंग्स में मिल गए, किसी शिकायत को लेकर चले गए, बस इतना भर था। वो भी शायद मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन या शायद उस दिन मुझे लगा वो जानते हैं सब कुछ। मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर मुझे ज़रूरत है आपकी,
अरे बताइए, मैंने कहा मुझे 2 लड़कियों की सूचना अभी अभी मिली, रात हो रही, मैं रात को रेस्क्यू कभी नहीं करती। मैंने कहा दिन में, मैं बोले अरे रात को, मैंने कहा हाँ सर। और बोले कैसे सूचना मिली? मैंने कहा वो छोड़िए, उनका क्या चाहिए बताइए। मैंने कहा अपने 2 सिपाही दे दो बस, वो बस मुझे इतना ध्यान रखें कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि मैं टीम नहीं बुलाती अपनी कभी भी, रात को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की है। मेरा एक शराबी सा नौकर था, उसके साथ में स्कूटी पर बैठ के गई, वो मुझे कभी भी गिरा सकता था, ये भी परिस्थिति थी। उसको मैंने वहाँ ले जाकर एक जगह स्कूटी खड़ी की, मंदिर की सीढ़ियों पर, कहा यहाँ पड़ा रहे, अभी तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं दुपट्टा वपट्टा बांध के निकलती हूँ वैसे ही वहाँ से। वो भी, उसका भी कारण ये है कि उनका हित प्रभावित ना हो, वो मुझे देखें और खिड़कियाँ बंद करें और एक जगह जाके बैठ जाएं, कस्टमर को वापस कर दें, ये भी मैं नहीं चाहती। ऐसे इतना सम्मान तो मेरा करती है। मैं ऐसे ही कभी किसी सब्जी वाले के पास खड़ी हूँ, किसी की समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है, मुझे सूचना नहीं आ रही है बराबर, तो इतने में मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि मैडम। मैंने कहा कौन है इस समय? बोला इस गली में आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे उस गली में होगी, नहीं, उस गली में चली गई। तो उसने कहा मैंने ही आपको सूचना दी है, और उसने मुझे बताया इस पे चली जाओ, मैं नहीं आऊँगा वहाँ सामने। मैंने दोनों सिपाहियों को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा मिल गई है जगह, आप आ जाओ। हम पहुँच गए तीनों। वो देखे, वो आपका कमरा बहुत बड़ा है, ऐसे समझ लीजिए, लंबाई में इतना ही, चौड़ाई में कम। इधर एक तख्त पड़ा हुआ है, उस पर 2 लड़कियाँ सोई हुई हैं, बाकी सामान ऐसे ही, बस दीवारों पे चित्र वो भगवान जी के लगा देते हैं, अश्लील चित्र नहीं मिलेंगे उनके यहाँ। हाँ, भगवान जी के बहुत सारे चित्र, अगरबत्तियाँ चली हुई। और मैंने कहा मैं भी यहाँ कहाँ लड़की, मेरे ढूंढो भैया तख्त वख्त के नीचे, अभी नहीं। मैंने कहा आज शायद इस लड़की ने फेक करा दिया, आज तक जीवन में नहीं हुआ और ये फेक हो जाएगा। सब देख लिया, नहीं हो रहा कुछ भी। अभी जैसे ये थोड़ी जगह आपकी, ये थोड़ा ऊंचा हो जाए, ऐसे हो जाए, या वो जैसे है, और ये जगह बच रही है, यहाँ कुछ आप रख दो, तो मैं तो ये सोचूंगी कि ये पिलर है ही नहीं, मुझे तो पिलर दिख नहीं रहा, उधर भी इतना लग रहा है, इधर भी पूरा, तो लगेगा इतना ही कमरा है। तो उसमें एक ड्रेसिंग टेबल लगी हुई थी। मैंने उनमें से एक सिपाही था लंबा सा, मैंने उससे कहा कि बेटा इसमें इसको तोड़ दे जरा। अब वो चिल्लाने लगी, बोले देखो दीदी मैंने आपका अब तक सहयोग किया, अगर मेरा शीशा टूटा तो अच्छा नहीं होने का। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं होने का? अरे टूटेगा तो मैं बना के दूंगी ना, मैं नया मंगा के दूंगी तुझे, तोड़ने दे तुझे। और वो भिड़ गई बुरी तरह, बिल्कुल नहीं करने दूंगा, देखो मेरी जान पे खेल के तोड़ोगे इसे। अरे मैंने कहा शीशा काहे का, हीरे का बना हुआ है जो तोड़ने नहीं दे रही, पूरी ड्रेसिंग तोड़ दे। मैंने कहा भैया, उस लड़के से मैंने कहा, सिपाही था जो, जैसे ही उसने एक घूसा मारा टूट गया। आपका शक भरोसे में बदल गया? भरोसे में बदल गया। और देखिए एक ढूंढने आए थे हम, 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां जो मर जाती थोड़ी देर में, पीली पड़ चुकी थी। अब इसके पीछे आप पूरा एयर टाइट कर दें, इसके पीछे किसी को खड़ा करे रखें, वो शीशा इसलिए लगाया गया हो कि जब छिपाना हो तो इसके पीछे छुपा दो, वो जिएंगी कैसे? तो मर जाती थोड़ी बहुत देर में। 14-15 साल की, 14 साल की। हाँ, बच्चियाँ पीली हो रही थी। पहले तो लेके एम्बुलेंस को बुलाया, मैंने कहा इसको लेके भागो, इसका तो मैं इलाज जब करती रहूँगी, पहले इन बच्चियों को लेके जाओ यहाँ से। सडन ट्रीटमेंट ना मिलता तो मर जाती हैं ऑक्सीजन की कमी से। सारी ट्रैफिकिंग हो गई थी। हाँ बिल्कुल, तभी तो ऐसे रखी हैं। वो कोई सबके सामने थोड़ी आती हैं, ऐसे तुमने बहुत जगह ऐसी जगह से निकाली हैं कि ये आपकी छत है। अब जैसे आप ये डबल छत कराते हैं तो पुराने हैं चूँकि वो तो बरसों बरस पुराने हैं, तो पत्थर लगा के और गाटर लगा के वो जो लगाई जाती है छत, गाटर पटिया करके कहते हैं इसको, वो सारी पटिया तो लाल थी जैसी एज यूजुअल होती हैं, और उसमें से 2 पे सफ़ेद हो रहा था। अच्छा। चूना। और एक फोल्डिंग सीढ़ी रखी थी स्टील की, जबकि उसके जीना ये चढ़ रहा है ऐसे। तो मैंने उससे कहा ये क्या है? मालकिन बोली वो सीढ़ी है स्टील की। क्या क्यों? और कभी कुछ सामान उतारना पड़े। मैंने कहा कौन सी टांड लग रही है तेरे यहाँ जिसमें सामान उतारती है? अरे इनको वहाँ दूसरे कमरे वाले भी ले जाते हैं मांग के। तो हमारे साथ जो थे उनको फिर शक हो गया कि भाई कुछ तो है यहाँ, क्योंकि लड़की नहीं मिल रही थी हमें, लड़की की सूचना थी हमारे पास, और सारे में ढूंढ लिया। और वो इत्मीनान से खाना खा रही थी बैठी हुई मालकिन, जरा भी उसके चेहरे पे ये नहीं था कि भाई कुछ हो जाएगा। वो बोले सज्जन हमारे साथ थे जो, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है। बोली गड़बड़ क्या है जी? ये पुराने पत्थर लग रहे हैं सारे, 2 या कहीं से ऐसे आ गए जिस पे कली हो रही थी, चूना हो रहा था, और वैसी तोड़ फोड़ मचाने के चक्कर में रहते हुए तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले कहने लगे मैडम कोई चीज़ तोड़ना फोड़ना मत, ढूंढ लो आप, साहब ने भेजा मैं कि वहाँ रेस्क्यू कर रही हैं वो एक, तो देख लेना कोई उनके साथ हो ना। पुलिस वाले कभी साथ खड़े ही नहीं। अरे मतलब ही नहीं कोई, क्योंकि उसने कही होगी उस औरत ने कि भी वो आई हुई है। मैंने उनकी तरफ से ऐसे देख के कहा, मैंने कहा क्या करोगे अगर मैं करूँगी यहाँ तोड़ फोड़? मैडम देखो अच्छा नहीं होने का,
मारोगे? मैंने कहा मुकदमा लिखोगे? लिख दो, मेरे पे तो 20 मुकदमे एक और से 21वां, मुझे से फ़र्क ना पड़ता। मैंने कहा चलो जी से तोड़ो आप। उन्होंने जैसे ही निकाला, समझो 2 लड़कियां इस हालत में खींच के उतारी ऐसे कि बस मर गई थी, समझो मर गई थी, क्योंकि कोई साधन नहीं था जहाँ से। और वो हमारी भूल ये थी कि हम हमारे जो वॉलंटियर्स थे उनको मार्केट में बहुत देर हो गई थी, जिनका घूमते घूमते कि लड़की नहीं मिल रही, और इस बीच उन्हें सूचना, सब जिनके पास ऐसी इलीगल लड़कियां होती हैं उनको छिपा देते हैं। तब तक बच गई वैसे वो दोनों बच्चियाँ। और फिर अब तक, अभी तो मैंने रिसेंट में ही उसमें ख़त्म हुआ है वो मुकदमा, चल ही रहा था अभी उस औरत पे, ये वो भी 14-15 इसी एज में? इसी एज की। उनको आसान होता है ना डराना, धमकाना। जब ये रेस्क्यू करते हो मैम आप, तो फिर इन बच्चों का क्या होता है? उसके आगे देखिए वो प्रोसेस क्या फिर वो सरकारी प्रोसेस, जुडिशरी प्रोसेस है वो, कि वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने हैं सब जगह। हाँ, लेकिन उनका कोई काम धाम है नहीं। उन्होंने तो शायद रेड लाइट एरिया भी ना देखा होगा ढंग से। फिर वो भी आपको ही करना पड़ रहा होगा? वो भी हम ही कर रहे हैं। क्या होता है प्रोसेस उसका? ये है कि जाके आप मुकदमा लिखाते हैं मालकिन के खिलाफ, और लड़कियों को नारी निकेतन भेजा जाता है जब तक और जिनके पेरेंट्स आ जाते हैं उनके पेरेंट्स के हैंडओवर। अगर वो 14 से कम की हैं तो CWC के सामने पेश करके उनको उनके हैंडओवर कराया जाता है। माँ बाप से सारे डॉक्यूमेंट्स हम पहले ही बोलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना एक एक, जो भी आप इसके जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं होगा उनका घर कहाँ है। नहीं, जो अगर 14-15 साल की लाई गई है तो वो बताती तो है ही, इतना तो बताती मैं उस जगह से लाई गई हूँ। तो उसके पेरेंट्स को हम, वो कभी कभी हमें फ़ोन नंबर भी दे देती है, या हम कभी कभी ऐसा भी हमसे भी संपर्क करते हैं। कभी कभी नेपाल के किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और बताया कि देखिए ऐसे ऐसे मेरी लड़की, पुख्ता सबूत दिया कि यहाँ पे है, उसके नीचे ये दुकान है और ये जीना है, ये नंबर है, सब दिया उसने। मैंने कहा चलो, गए हम लोग उनके साथ, एक नेपाली संस्था के साथ हम टाई अप रखते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या मैम कि नेपाली, जैसे आपने नेपाल की बात की, कि नेपाल से लड़कियां ज़्यादा ट्रैफिकिंग करके आती हैं? सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों, रीज़न? देखिए, एक तो गरीबी, वो गरीब तबके की लड़कियां हैं जो दूर दराज गांव देहात में हैं। और देखिए बहुत पहले से, जब तुम लोग तो खैर शायद पैदा भी ना हुए हो, एक चलन था, पहले कहते थे घरों में जो संपन्न लोगों कि भाई बिहारी ले आओ, एक काम करेगा। वो ट्रेंड खत्म, क्योंकि वो मजदूरी करने लगे और उनको अपना सम्मान से जीना ज़्यादा पसंद था। उसके बाद नेपाली ले आना, कोई भी कह देता। मैं कह रही हूँ रिसेंट में मुझे भी अभी भी कोई कहता अरे तुम्हें एक नेपाली लड़का ला के देंगे, वो रहेगा फुल टाइमर रहेगा, ईमानदार होते हैं। मैंने कहा भैया मैं तो खुद करूँ अपना काम, मैं तो कराती नहीं किसी से। तो ये जो ट्रेंड था कि वो लाते इसलिए नहीं है कि आपको वहाँ ले जाएंगे, वो तो इत्मीनान से लाते हैं कि भाई घरेलू कामकाज के लिए बहुत ज़रूरत है। दिल्ली में बहुत खपत है ऐसी लड़कियों की, और बढ़िया पैसा देते हैं जी, महीने में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, और रहने को जगह, वहीं रहेंगे आप, बढ़िया AC वेसी सब लगे हुए हैं। वो उस धोखे में आ जाती हैं। प्यार में फंसा के बहुत कम लड़कियाँ नेपाल की, वो सब काम के नाम पे लाई गई हैं। सब काम के नाम पे। और देखिए बड़ी उम्र भी को भी गुमराह कर देते हैं। बड़ी उम्र को भी करते, बड़ी उम्र ये नहीं कि वो 30-40 साल की हैं, बड़ी उम्र मतलब 18 से ज़्यादा की हूँ, बस इतनी सी। 25 के बाद तो उनका कोई कैरियर नाम की चीज़ ही नहीं रह जाती है। आप हद से ज़्यादा मशीनरी है उसको इस्तेमाल करोगे, कितना दिन है, ये कैमरा है आपका, माइक है, ये कितने दिन इस्तेमाल करोगे, ख़राब हो जाएगी, इसकी रिपेयरिंग नहीं कराओगे, इसको ठीक से रखोगे नहीं। अब आप थोड़ी थोड़ी देर में देखते हो, कैसे उनकी तो केयर ही नहीं है। जो अपनी मर्जी से रहते हैं, जैसे आप बोलते हो कि उनको आप नहीं बोलते, जो अपने मर्जी से हैं, जो एजेड हैं, एज ज़्यादा है जिनकी 30-35, तो उनका भी एक टाइम पे, जैसे आप बताओ, एक टाइम तक वो भी चलती हैं, उसके बाद उनका क्या होता है? देखिए वो तो ट्रैफिकर बन जाती हैं, तो अपने एरिया से अगर नेपाली हैं तो वहाँ से ले आई। अच्छा, है ना, मतलब वो पहले काम करते हैं फिर वो सप्लाई करते हैं। देखिए टिट फॉर टैट है ये, तो आपने क्या दिया उसको, इस समाज ने क्या दिया? वो क्या खुद मर्जी से चली गई थी? वहाँ आप ही के भाई, बेटे, पति, यही तो लाए उन्हें, कोई तो है, वही उनके कस्टमर हैं, वो तो नहीं ला रही। ये जो रेड लाइट एरिया है मैम, इसका एक माइंड में था, आपने बीच में उसका जिक्र भी किया था लाइसेंस का। हाँ, कैसा क्या है, लाइसेंस भी होता है इसका? देखिए ये एक ऐसा मिथक है जो लोग समझना भी नहीं चाहते इसे। एक्चुअल में लाइसेंस है ही नहीं। ये लाइसेंस मनोरंजन कर विभाग है, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में है। उनका काम होता है कि भाई आप कोई इवेंट करिए तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी उनका एक इवेंट है, वो उसके लिए परमिशन है उनको, जो है कि ये नाचने गाने का प्रतिष्ठा, हम यहाँ पर नाचने गाने का काम करते हैं। अच्छा, इसका लाइसेंस है? इसका लाइसेंस है, और उसमें कंपलसरी ये है कि आप 2 उस्ताद जी रखेंगी जो हारमोनियम और तबले पर रहेंगे। एक कोई और भी मूव्स आपको सिखाने वाला कोई हो उसको आप रखेंगी, ये उसमें है। अब ना उस्ताद जी हैं ना मूव सिखाने वाला कोई है, अब वो केवल जो 90s में था। 90s में था, वही मैं कह रही हूँ कि मैं उसकी अकेली ऐसी प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि जो उस बदलाव की हामी है।
यहाँ पे मैंने अभी जैसे कि काफ़ी लोग के, मेरे माइंड में नहीं, काफ़ी लोग के माइंड में होगा, अभी यूट्यूब पे कोई देखेगा तो सब काफ़ी लोग भी बताते फिरेंगे कि जैसे जीबी रोड है, इसमें काफ़ी सारी रेड लाइट है, बहुत बड़ा, उसमें एक नंबर है 64 नंबर, जो कि इंडिया में मुझे लग रहा है काफ़ी वो चर्चित है। उसको बताते हैं कि वो लाइसेंस उसको सरकार द्वारा दिया गया है, वहाँ पे से छापा नहीं पड़ता है। इसकी क्या बकवास है कि छापा नहीं पड़ता? यार पढ़ता ही नहीं है। मैंने तो दिल्ली में सुना ही नहीं, एक आध पढ़ा तो उन्होंने बड़े बड़े हाईलाइट कर दिए कि वो महिला आयोग से फलाने आगे से तो स्पा में पढ़ते हैं, स्पा में मैंने सुने हैं, इनमें सुने। मैंने तो रेड लाइट, मैंने तो दिल्ली में कभी सुना नहीं, अभी सुना था पिछले दिनों। स्पा में आपने देखा नहीं वो नहीं, अभी स्वाति मालीवाल जी ने किया था। अच्छा, एक लड़की को निकाला था जो महिला आयोग की, उसके अलावा मैंने नहीं सुना कभी। अगर लोग दावा करते हैं कि हमने लड़कियां निकाली हैं तो भाई मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि आप निकाली हैं आपने, मैंने नहीं सुना। तो जो वो रेड लाइट इतना बड़ा एरिया चल रहा है, वो कोई लाइसेंस नहीं उसका? नहीं, सब पे नाचने गाने का, मैं बता रही हूँ ना, मनोरंजन कर विभाग, मनोरंजन का बस वो आड़, और हर किसी की फ्रेम करा हुआ मिलेगा। आप कभी उसको पढ़ तो लें कि इसमें क्या लिख रहा है। लाइसेंस केवल 1 कोटी कैसे मिल सकता है अगर लाइसेंस ही मिलना, और सरकार कह के अपना मुंह काला करेगी कि वेश्यावृत्ति को हम लाइसेंस दे रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है इंडिया की। अभी तो कोई और देश ही नहीं कह रहा, हम तो जब कहेंगे। हम तो समाज में एक सभ्य संस्कृति के हामी माने जाते हैं। भारत इसमें माना जाता है कि भारत की संस्कृति सबसे समृद्ध है, तो हमारी ये संस्कृति समृद्ध है कि हम लाइसेंस देंगे वेश्यावृत्ति को? और कहाँ जरूरत पड़ रही है हमको वेश्यावृत्ति की लाइसेंस देने की? कि जब लड़कियां स्पा सेंटर में जाके, मसाज पार्लर, ओयो होटल, इनमें जाके खुद से एक रात के लिए बुक होके जा रही हैं, खुद से मर्जी से, और वो मर्जी से नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, बार बार दोहराती हूँ, वो खराब औरतें नहीं है, वो मर्जी से नहीं है, वो शोषण का शिकार है, और इतने भयंकर शोषण का जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो नर्क है, जिसको जिंदा नर्क देखना हो तो इन रेड लाइट एरियाज में जाके देखो। मैं 2 तराजू पे रखता हूँ, एक तो रेड लाइट, और एक स्पा ओयो में जो अपनी मर्जी से जाती है। खराब औरतें कौन है? जो स्पा में जा रही हैं, जो मर्जी से जा रही हैं। और देखिए, अभी रेड लाइट एरिया आप नहीं जानते क्या है, नहीं जानते या जानते हैं? नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जैसे आपने बोला, नहीं रेड लाइट क्यों कहते हैं, ये तो आप नहीं जानते। नहीं ना, कोई नहीं जानता। जो बहुत बड़े बड़े लोग काम भी करने का दावा करते हैं वहाँ पे, वो भी नहीं जानते रेड लाइट एक्चुअल में क्या है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ एक शब्द है। आपके यहाँ रेड लाइट दिल्ली में तो हर 10 कदम पे है, हर 10 कदम पे है ना। आप नहीं रुकोगे तो आपकी जान को खतरा है, आप कानून के उल्लंघन के भी शिकंजे में आ जाएंगे। लिहाजा लाल बत्ती होगी, आप रुक जाओ। और बाकी आपको अपना कानून में भी आना है, और चालान भी करवाना है, और चोट भी खानी है तो चले जाओ, है ना। उसी आधार पे इनको रेड लाइट एरियाज कहा गया। शाम होती पोल लगाए गए थे एग्जिट और एंट्री पे, पोल लगा दिए गए थे, जो शाम होते ही एक आदमी, तब लाइट का नहीं वो होती थी, वो उससे जलाए जाते थे, पेट्रोमैक्स टाइप का, वो रेड कलर के, ऐसे कभी देखा है ना, वो रेड बत्ती उसमें हो जाती थी जलाने के बाद। उसके रेड शीशे होते थे, बत्ती तो वही है, वो जलाई अंदर और वो शीशे हो जाते थे उसके। वो रात को 8 बजे जल जाती थी, एग्जिट पे भी और एंट्री पे भी। अब आप कहना ये है कि आपको जाना हो अपना मुंह काला करने तो जाओ, आपको बीमार होना हो तो जाओ, और नहीं जाना तो मत जाओ। ये रेड लाइट है। इसलिए इनको रेड लाइट एरियाज कहा गया। साथ ही एक और बोर्ड लगा होता था कि सैनिकों का प्रवेश निषेध। ये कड़वा सच है कि हर बड़ा रेड लाइट एरिया वहाँ है जहाँ कैंट एरिया है। अच्छा, दिल्ली बड़ा कैंट, मेरठ बहुत बड़ा कैंट है, आगरा बहुत बड़ा कैंट है, मुंबई अपने आप में बहुत बड़ा है, और कलकत्ता अपने आप में बड़ा कैंट है। ये सबसे, और बनारस, ये सबसे ज़्यादा बड़े कैंट्स हैं जहाँ पे सुरक्षा है हमारे देश की, जिम्मेदारी है देश की। वहीं पे रेड लाइट एरिया किए गए इसलिए कि वहाँ कोई ऐसी इनके साथ, इनसे बदतमीजी ना हो जाए सैनिकों से, कि परिवार से दूर रह रहे हैं तो गाना नाचना वहाँ देख के आ जाएंगे, थोड़ा उनका मनोरंजन हो जाए, थोड़े से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये रीज़न है। ये रियल रीज़न है। क्योंकि अभी आपने बताया दिल्ली का तो देख लिया, मैं बनारस से हूँ, तो वहाँ पे मड़वाड़ी है, उसके पीछे था। मड़वाड़ी के जरिए तो लड़कियां आती हैं, शिवपुरी है वहाँ, और आपके दाल मंडी है, तो ये सब है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, पुराने लोग सब जानते हैं, सबको पता है, सब खुर्राट है, ऐसा कोई नहीं है। कोई कहता नहीं है, कोई कहना नहीं चाहता, पता नहीं, अपने अपने सबके हित हैं कि हम क्यों नहीं कहना चाहते। बाकी जो बता, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, स्पा आपके, मसाज पार्लर्स आपके, ओयो होटल को कोई कहने वाला नहीं। लोग मुझे कहते हैं कि वहाँ से तो बच गई आप, चोटें ही लग रही हैं। बाकी वहाँ से ओयो होटल वाले बड़े लोग हैं, इनके बारे में खुल के बोल रही हैं। इनका खुल के दिखा भी तो रही हूँ कि एक
मेरा शहर नहरों नदियों से घिरा हुआ है, नहर जा रही है, उस पर 2 कमरे बन रहे हैं, ओयो होटल का बोर्ड लग रहा है। शमशान है बराबर में, किसी ऐसी वो लग्जरी होटल वो नहीं है, ऐसी कमरे हैं। हाँ। नीचे परिवार रह रहा है, वही उनका रिसेप्शनिस्ट है, वही उनका केयर टेकर, वही सब कुछ है। ऊपर का कमरा ओयो होटल, और ओयो लिख के फिर कुछ और भी लिखा जाता है, होटल नीलकमल, होटल भगीरथी, ये भी लिखे जाते हैं। तो आप ऐसा तो मत करो, गंगा किनारे कौन ठहरने जा रहा भाई। और घंटे घंटे के लिए लोग कहते हैं, अभी मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी ये मोहद्दीनपुर के पास ये हो रहा है और आप इसे वो करो, मेरे तो बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। मैंने कि भगत सिंह मेरे ही घर पैदा होगा, तुम्हारे नहीं होने का, तुम्हारे बच्चों पर असर पड़ रहा है तो पहल करो ना, बिल्कुल दो लिखित में शिकायत। मैं अगर पुलिस वालों से कार्रवाई ना कराऊं तो तुम मुझे कहना। आज तक तो दोबारा फ़ोन किया नहीं मैडम ने। तो लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो जाए, अतुल शर्मा घर में हो जाए, बाकी कहीं हमारा कोई ना हो, और सामने आने पे हम मुकर भी जाएं जी हमने शिकायत नहीं करी। तो वो नहीं, मैंने कभी किसी से शिकायत ली नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ, चाहे वो होटल के लिए कर रही हूँ, चाहे किसी के लिए कर रही हूँ, वो कर रही हूँ अपने आप ही। अभी हमने एक मसाज पार्लर बंद कराया, एक स्पा भी बंद कराया, होटल पे भी रेड कराई 2-3। हालांकि बैकफुट से कर रही हूँ इस समय, सामने नहीं आते हो आप। अभी नहीं आ रही हूँ क्योंकि जरा इन्हें शिकंजे में ले लूँ। देखिए, खाली मैं मेरठ की बात नहीं कर रही, आगरा की बात नहीं कर रही, हम उन रेड लाइट एरियाज़ की बात करेंगे जो बहुत पवित्र स्थानों में भी हैं। महाकाल की धरती है बनारस, वहाँ भी है। और बड़ी बात यह है कि वो सब उस जगह पे हैं जहाँ दाल मंडी है। अगर हम इनका अतीत देखें तो ये किसी अच्छे उद्देश्य के लिए रहेगा भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी सदा से हमारे यहाँ तो गणिका, आम्रपाली सब होती चली है। और नगर वधू इनको कहा गया, बड़ा सटीक सा नाम दिया गया नगर वधू, क्योंकि वो हर किसी को उपलब्ध थी पूरे नगर के लिए, वो उनका शब्द। धीरे धीरे ये जो बदला बनारस जैसी जगह में अगर है, और वहाँ पे फिर वो खाली भी कराया गया, दूसरी जगह उनको बसाया भी गया, लेकिन सरकार की तरफ से पुनर्वास जैसी कोई बात हुई नहीं। तो लिहाजा काम तो वो वही करेंगी। हम आज यहाँ से हटा दें, दूसरी जगह इनको कर दें, तो वहाँ भी वही काम हो रहा है। बनारस में भी जैसे नहीं, कोई खत्म नहीं है। कहाँ पे भी चल रहे हैं बहुत जगह, शिवपुरी है, वहाँ से भी रेस्क्यू का कुछ आपने किया है? नहीं, मैं, हमारे एक साथी हैं और अच्छा। अजीत सिंह है, और गुड़िया संस्था वो चलाते हैं, उनके हाँ वो करते हैं वहाँ, दूसरे के उसमें नहीं, मैं कभी दखल देती हूँ। अच्छा। तो ऐसा भी है। और लोगों का देखिए, मैं एक बात बताऊँगी, अगर मैं सच कहूँ ना तो ये सरकारी तंत्र, NGO तंत्र, इन सब के बस की कुछ बात है नहीं। क्योंकि दिल से जुड़ के जब आप किसी काम को नहीं करेंगे तो वो काम में आप सफल तो हो जाएंगे, ये इनके किस तरह से हो जाएंगे, मगर दिल किसी का परिवर्तन कर नहीं सकते। जैसे मैं अपनी बात अगर कह रही हूँ, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं दूसरे लोगों की तरह काम करके सोचूं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गई तो लगा कि भाई हम 5 स्टार में 7 स्टार में बैठे हैं, हम वैदिक विलेज जैसी जगह में बैठ के और इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हमने कम से कम 5-10 लाख रुपए 3 दिन की वर्कशॉप में ख़त्म हो गए। ये 5-10 लाख उनके पुनर्वास में हो जाता। मैंने उसी वक्त मन बना लिया, मैंने इन सब मीटिंग्स में जाना छोड़ा, और मुझे लगा कि मैं कौन होती हूँ इनका रेस्क्यू करने वाली। इनका रेस्क्यू इनके बच्चे करें, क्योंकि माँ कोई भी हो बच्चे की नज़रों से डरती है, अच्छे और बुरे से। तो ये बच्चे जब अपनी माँ को कहेंगे कि अब नहीं मम्मी, हमें बुरा लगता है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। वो परिवर्तन आया पिछले 15 सालों में, वो परिवर्तन आया क्योंकि वो बच्चे मैंने स्कूल भेजने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे पैसे, हमारे पास नहीं है। मैं कहा मत दो। पहले मैंने भेजे तो मैंने देखा एक बच्चा अच्छे स्कूल में कर रखा था और वो बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा घर में। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा ख़राब हो रहा है, करे तो और क्या सीखेंगे ये, यहाँ के तो ये सीखेंगे जो कस्टमर देता है, जो करेगा ये तो बुला के भी लाता है कस्टमर को, कोई फ़ायदा नहीं है, सब पैसा बेकार जा रहा है। फिर हमने सब बात करनी शुरू की लोगों से, भाई चाहे हम 2 बच्चे साल में निकाल सकें, लेकिन वो बच्चे हों कि जो हॉस्टल में ही रहें और कुछ बन जाएंगे तो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे उस राह में उतारा कि ये कारगर हुई और बच्चे आने शुरू हुए। कई बार हम पे बहुत बर्डन होता है एक्स्ट्रा कि हमेशा कटोरा हमारे हाथ में रहता है, लेकिन परिवर्तन ये भी आया कि बच्चों ने बड़ी पढ़ाई की, MCA MBA किए, BTech भी किए। अभी एक BTech बच्चे ने अभी शोरूम खोला है। एक लड़की अभी बैंक में हुई है अभी रिसेंट में, और अपनी माँ का पुनर्वास करके उसी जगह पे लेके गई है जहाँ की वो बेटी थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब, मैं अगर उस बच्ची की बात कहूँ तो जब उसने मुझे स्टेशन पर कहा, मैं कभी ये नहीं कहती जैसे मैं आपके पास से भी जाऊँगी तो मैं ये कहती हूँ मिलते हैं, फिर मुझे ये आदत नहीं, मैं जा रही हूँ, अच्छा मैं चल रही हूँ, ये मुझसे नहीं होता।
तो मैं यही उनको सिखाती थी कि बेटा ये कहना कि अच्छा फिर आती हूँ। तो जब वो स्टेशन पे गई अपनी माँ को लेकर, तो उसने मुझे कहा, बड़ी माँ कहती है वो मुझे कि चलती हूँ बड़ी माँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं आती हूँ बड़ी माँ। मुझे कह के गई। मैं उसकी शादी में भी गई हूँ, अभी फरवरी में शादी हुई है उसकी, और उसने अपनी माँ का जो पुनर्वास किया वो एक मॉडल है, आप समझिए। पर हम उनकी आइडेंटिटी को कभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते कि लोग फिर भी उसे अच्छा है तो वही है, हाँ, उसी नज़र से देखेंगे। एक तो समाज का ये वो मैं गलत नहीं चाहती हूँ। वो बच्चे अपनी माँओं को अब खुद निकाल रहे हैं, बहुत परिवर्तन हुए। जो ये दलाल जो पेम्स जो होते हैं, आपने जैसे बताया पहले भी, ये जो बच्चियों को लाते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि अरे नहीं 10 में से 8 में कॉमन ये चीज़ें हैं। हाँ एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ जो अपर क्लास के लोग हैं, बिल्कुल। मिडिल क्लास के, वो तो केयर कर लेते हैं, लेकिन जो लोअर हैं, जैसे गरीब की आपने बात करी। गलत अंकित, बड़े वर्ग की लड़कियों को फंसाते हैं ये, अच्छा। और हाई फाई। अभी मैं उसका ही घटना बताऊंगी ताजी हम्म, आपके। अभी शायद ये 8 या 10 दिन हो गए, हमने एक सोनागाछी से रेस्क्यू की है लड़की, अच्छा। अभी कलकत्ता से। वो बच्ची 15 साल की थी, दिल्ली की है, और थोड़ा पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है घर का, पैसा नहीं है, कुछ और भी दिक्कतें हैं। तो वो किसी के, और सुंदर सी लड़की है, हम्म, किसी के चक्कर में आके लड़के के, वो भी हैंडसम स्मार्ट सा लड़का है, चली गई। 10 महीने हो गए, लड़की नहीं मिली। एज 15 साल। 15 साल। हम्म, 15 साल लड़की चली गई हाँ। बॉयफ्रेंड के साथ। अब उसके बाद देखिए उसका क्या होता है। 10 महीने बाद उसका अपनी परिवार में किसी के पास फ़ोन आता है, मुझे बचा लो। ऐसे कहा, मैं कलकत्ता हूँ और मुझे कल बेच दिया जाएगा। 10 महीने से केवल ट्रेंड किया जा रहा है, और हम 5-6 लड़कियाँ हैं। फिर उसने लोकेशन भेजी, फ़ोटोज़ भेजे, और हमने पूछा भाई ये हमारे तक आए वो लोग आपके मैं पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस विषय को उठाया, क्योंकि उसके ज़रिए ही वो आए मेरे पास तक। अच्छा। हाँ। और उन्होंने कहा कि मैडम बचा दो हमारी बहन को, बच्ची को हमारी। तो मैंने कहा भाई बताओगी तुम? उन्होंने सब फ़ोटोज़ मुझे भेजे, ये लड़की का फ़ोटो, ये उसकी चैट, ये, और अब वो वहाँ पहुँच गई है, मतलब स्टेशन पे। यहाँ मैं एक बात आपके ज़रिए और कह रही हूँ बीच में, कि जितनी भी रेलवे अथॉरिटीज़ हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति बेहद जिम्मेदार हैं। अच्छा। इस कदर वो सचेत हैं कि वो लगातार नज़र रखते हैं। अगर वो 10 मिनट भी किसी लड़की को खड़ा देखते हैं तो उनको पूछेंगे बेटा किसी मदद की ज़रूरत है, और साहब से पूछ लो। नहीं तो लेडी कांस्टेबल्स भी रहती हैं उनकी, जेंट्स भी रहती हैं, एएससीज हैं, बहुत लोग हैं। और चूँकि हम लोग मीटिंग शीटिंग में मिलते रहते हैं, मेरे संपर्क रहते हैं, मैं लगातार बना के रखती हूँ, मेरा तो काम है। तो मैंने वहाँ जो एएससी थे उनको फ़ोन किया, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर को, और मैंने कहा सर आज इतना मुझे ज़रूरत है आपकी, ये दो तुरंत बताओ क्या क्या है आपके पास। मैंने कहा सबसे पहले आपका चाहिए, आप स्टेशन की फुटेज देखो कि लड़की आई तो है स्टेशन तक, लेकिन कहाँ छिपी बैठी है पता नहीं लग रहा। अच्छी जो लड़की भेजी थी वो पहुंच गई थी वो स्टेशन? पहुंच गई थी, हमने उसे पहले दिन ये सब कहलवा दिया था उनके परिवार के ज़रिए, हमसे उसकी कोई बात नहीं हुई। हमने उसको बता के कि भाई ऐसे ऐसे उसको वहाँ बुलवा लो, वहाँ से बात की जिम्मेदारी सब हमारी। ये उनकी भी अपना जुरिस्डिक्शन होता है कि भाई वो सिविल में नहीं कर सकते कुछ भी, रेलवे पुलिस के या अथॉरिटीज़ के। तो उन्हें दिख गई वो कैमरे में, तो उनका दिखी तो है लड़की। अब अगर उसने स्टेशन नहीं छोड़ा है, अब बड़ा स्टेशन है ये हावड़ा स्टेशन, तो बड़ा स्टेशन है, इसको आसान नहीं है कवर करना। अब आप हमें देखने दो, कुछ समय दो, हर कैमरा हम दिखवाते हैं, अगर बच्ची दिखती है तो तुरंत आपको कॉल करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं बीता और लड़की मिल गई। वो छिप के बैठी थी लेकिन कैमरे की रेंज में थी, क्योंकि वो लोग उसे ढूंढते हुए वहीं घूम रहे थे स्टेशन पे। उन्होंने खैर उसको टेक ओवर किया वहाँ से तुरंत, और लेके उन्होंने हमसे संपर्क किया कि मैडम हम भेज रहे हैं लड़की को और आप दिल्ली इसको ले लेना। मैंने कहा सर रास्ते में कोई बात हो गई तो? पर नहीं ऐसे कैसे हो जाएगी। जब उन्होंने तमाम जितने भी वहाँ से यहाँ तक रेलवे प्लेटफॉर्म हो गए हर जगह से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई लड़की को, और वो साइलेंट सिक्योरिटी थी कि वो पता नहीं लग रहा था लड़की घबरा ना जाए, इसलिए उनको नहीं पता था। लेकिन चढ़ते थे, इर्द गिर्द बैठते थे, उसके लेडी कांस्टेबल्स भी रहती थी, और उसको अल्टीमेटली दिल्ली हमने इसी 10 अगस्त में उतारा। इसे 10 तारीख को। यही 10 और अगस्त को।
दूसरा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो प्रोसेस उनका होता है हाँ, बच्चे को प्रोसेस लाने यही का। प्रोसेस है कि देखिए इस तरह के लड़के छोड़, वो कोई अनजाने में ले जाकर वहाँ थोड़ी कोई बेच देगा। हम्म, मैं और आप थोड़ी कहने लगे लो जी मैं एक लड़की लाया उसे बेच दो, हम्म, वो उल्टा पुलिस बुला के आपको परखने के लिए बुला देंगी कि आप पता नहीं कोई उसको ट्रैप में तो नहीं करने आए। हम्म, तो वो कोई उनका ही तो बंदा है। और जब वो बता रही है बच्ची की वहाँ 5-6 लड़कियाँ और थी, हम्म। तो ये इनका एक तरीका होता है। एक तो ये कि प्यार में फंसाना है, तो अच्छे 14-15 हैंडसम साल स्मार्ट। की 14-15 हाँ साल की लड़की को भी। हाँ 18 से देखिए वो इतनी कमज़ोर उम्र है। हमारे पुराने ज़माने में अम्मा कहती थी कि 15 से और 20 साल तक ग्रेजुएशन तक आते आते ये लड़की की सबसे ज़्यादा खतरनाक उम्र होती है, लड़की हो या लड़का, जिसमें उसे बहुत केयर और बहुत ज़्यादा उसको टैकल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद तो वो समझ जाती है कि दुनिया क्या है। उसमें हम ध्यान नहीं दे पा रहे। आज का टाइम बहुत ख़राब हुआ है। मोबाइल में नहीं झांक पाते आप बच्चे के, मोबाइल से किससे चैट कर रहा है, किससे क्या कर रहा है। मोबाइल आपको अश्लीलता परोस रहा है, आप नहीं चैट कर पाते, देख पाते। आप बच्चों के अलग कमरे हैं, उन कमरों में आप झांक नहीं सकते, आप नॉक नहीं कर सकते। बच्चा कहता है मैं 18 साल का हो गया मत आओ, लड़की कहती है मैं 18 साल की हो गई मेरे कमरे में घुसती हो आप। ये ट्रेंड हमको छोड़ना होगा। आप पे घात लगाए बैठे हैं, आपके बच्चों पे घात लगाए बैठे हैं लोग कि और आप फंसें मोबाइल के ज़रिए। बहुत सी आप भी पढ़ते होंगे, आप तो इस लाइन में हैं कि फेसबुक फ्रेंड से प्यार हुआ हाँ। और भाग गए। ये फेसबुक फ्रेंड नहीं होते, ये पिम्प्स हैं ये ट्रैफिकर्स हैं जो आपकी बच्चियों पे नज़रें गड़ाए बैठे हैं, आपके छोटे लड़कों पे नज़रें गड़ाए बैठे हैं। आपको उनको देखना होगा कि हम बच्चों करिए। बच्चे क्या करेंगे, अभी आपके कब्जे में है। 15 साल की लड़की है, क्या करेगी, भाग जाएगी क्या? नहीं। जब आप उसे सख्ती करेंगे तो क्यों बिना किसी लड़के के भाग जाएगी? नहीं भाग। आप सख्ती करिए कि ये नहीं मैं फ़ोन भी देखूंगी, माओ की ड्यूटी बनती है, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सोऊंगी। मुझे नहीं पता ये चलन कब शुरू हुआ कि बच्चे छोटे छोटे, मैं तो उस पर ही देखती हूँ। हम तो पुराने लोग हैं, देहाती लोग हैं कि भैया कमरे में, मुझे तो सीने सुलाए बिना कभी नींद भी नहीं आती थी। जो वहाँ पे मैम रेड लाइट में जो पहले से औरतें रह रही हैं अपनी सहमति से, उनके जो बच्चे होते होंगे वो तो वहीं रहते होंगे क्योंकि देखिए उनकी ये भी सहमति है। परिवर्तन आया, इस परिवर्तन की भी मैं हामी हूँ हम्म, कि परिवर्तन ये आया। पहले मात्र सत्तात्मक परिवार थे, कुछ राजस्थानी ट्राइब्स के, वो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आते थे, नानी माँ, माँ से बेटी, बेटी से उसकी बेटी। वो मात्र सत्तात्मक परिवार थे, पुरुष कुछ काम वाम करते नहीं हैं और वहाँ उनकी बड़ी स्वतंत्रता थी कि वो चाहें तो इस धंधे में आए, चाहे तो ना आए। अच्छा। हाँ, हाथी नाचते का कालबेलिया और ये सब उसी ग्रुप का एक हिस्सा होता था। तो वो कैसे बदलाव आया कि जब हम और आप जैसे लोग आ गए, नर पिशाच आ गए, जब अपनी बहन बेटियों को फंसा कर वहाँ बेचने लगी, फिर उन्हें क्या ज़रूरत है अपनी लड़कियों को इस धंधे में लाने की? सही बात। वो अपनों को पढ़ा रहे हैं, अपनों को काबिल बना रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, यहाँ की कमाई से ज़मीनें खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं और बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, जब हम जैसे बैठे हैं यहाँ ला के देने के लिए उनको। कोई सेक्स वर्कर जो आपको मिली हो, जिसको आपने रेस्क्यू किया हो, तो उसने बताया हो कि उसका डेली रूटीन क्या होता है, कि लाइक हाँ। कितने क्लाइंट, उनको बोला जाता हो फोर्सफुली कि तुमको इतने क्लाइंट डील करने हैं, इतने पैसे मिलेंगे तुमको पर डे के, देखिए वो फोर्स क्या और वो पैसे जो उनको मिलते हैं क्या वो उससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाती हैं, या वो पैसे भी वो रख लेते हैं करना ही नहीं, तुमको यही काम करना है, पैसे भी नहीं मिलेंगे? पैसा उनके पास कोई नहीं होता, जो पैसे लोग देते हैं वो भी नहीं रहता। वो तो बाहरी मालकिन ले लेती है, हम्म, उनके पास कुछ नहीं होता। उनको रोटी दी जाएगी, हम्म, 2 टाइम चाय दी जाएगी, वो कपड़े जो उनकी डिमांड है, उनकी नहीं, उनके कपड़े नहीं है वो, सबके सामूहिक, अच्छा। कोई भी पहने वो कपड़े। और अगर आप लोगों ने गंगूबाई देखी हो तो मैं ये कहती हूँ उनको, और सैल्यूट भी करती हूँ बंसाली जी को, कि उन्होंने बहुत सच्चाई के नज़दीक बनाई वो गंगूबाई, क्योंकि उनका कोई भी बाज़ार नीचे नहीं है, उनके बाज़ार वाले ऊपर आते हैं। उनका कपड़ा ख़रीदना हो तो वहीं आएगा लेके, सब मेकअप ख़रीदना हो तो यहीं आएगा, दवाई दारू देनी हो तो झोला छाप भी वहीं आएगा, वो सब काम उनके वहीं पे होते हैं। तो उनके पास ऐसा अपना कुछ नहीं होता। मालकिन खरीद के, हाँ भाई तेरे पास क्या ख़त्म हो रहा बता, लिपस्टिक हो रही है दीदी, तो लिपस्टिक आप जानते हैं क्या है उनकी? मैं सुनती हूँ लिपस्टिक बड़ी महंगी आती है, भाई मैं तो कभी यूज़ नहीं की। उनकी लिपस्टिक ये है कि एक डिब्बी में वैसलीन जैसी कोई चीज़ है, कुछ कलर्स हैं सूखे, वो आपको मिलके एक हो गया। आपको काला लगाना हो वही ऊपर लगा लो, वही होठों पे लगा लो, हरा लगाना हो उस वैसलीन में मिलाओ और वही आपकी मेकअप है। पाउडर लगा लो, पहले बहुत हुआ तो
क्या कहते हैं उसको, वो जो लोशन, बॉडी बॉडी लोशन। लोशन जैसा, उसको लो, उसमें वो पाउडर मिलाओ, उसे अच्छे से पोत वही लो। मेकअप हो गया। वो मेकअप है उनका। और कुछ उनका मेकअप नहीं है। और हाँ, एक बड़ी महिला थी जो कहती थी कि बेटा ये चूना है, जो एक बार इनके मुंह पे लग गया ये उतरता नहीं है। तुम इन्हें घर की जीनत कभी बना नहीं सकती, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और बाजार में ये चूना लगाए बिना इनका हिस्सा नहीं है। इनको रोटी नहीं मिलने की, कपड़ा नहीं मिलने का, और भी दैनिक ज़रूरतें औरतों की ज़िंदगी का हिस्सा है जो, वो भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये काम तो इन्हें करना ही है। 15 से 20 कस्टमर उनको हर दिन लेने ही है। 15 से 20? हाँ, इससे कम नहीं। इससे कम नहीं लेंगे। इससे कम लेंगी तो हो सकता है आज आपकी रोटी में कटौती हो। अच्छा। क्योंकि जो जाना है जिन जिन का, पेम्स का जाना है, मालकिन का जाना है, मतलब कीपर का जाना है, पुलिस का जाना है, जो लाखों का सौदा होगा ये तो। उनके जाने तो वो तो रोज जाने ही है, और निकाल के उन्हीं को देना है पैसे। उन्हीं को देना है। अगर बाय द वे कभी उनकी जैसे एक मासिक वाला होता है, पीरियड्स, हाँ, पीरियड्स का टाइम होता है या तबीयत खराब हो गई, उस सिचुएशन में यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है इन देखिए लोगों को? बहुत, अगर मैं पहले कहूँ तो बहुत गंदगी थी, बहुत बदहाली थी, इसीलिए वो अक्सर बहुत सारे यौन रोगों से घिरी रहती थी। लेकिन अभी इतना जागरूक तो हैं वो महिलाएं भी, क्योंकि जो आने वाला कस्टमर है वो भी थोड़ा जागरूक है, तो उनको ये सब चीज़ तो वो प्रोवाइड कराती हैं कि ठीक है ये है। और बाकी प्रिकॉशंस के लिए हम लोग यूज़ कराते हैं, देते हैं उन्हें कंडोम्स लेके सरकारी तंत्र से। और देखिए बड़ा एक इसका भी बड़ा एक फ़नी वो है कि कैसी अजीब बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि वेश्यावृत्ति अपराध है, दूसरी तरफ हम एक पूरी की पूरी एक पूरा सिस्टम बनाते हैं एड्स कंट्रोल सोसाइटी। और एड्स कंट्रोल सोसाइटी का काम ये है कि वो वहाँ कंडोम्स बांटे। अच्छा। क्या प्रिकॉशंस है? आप सेक्स तो करें, चाहे 10 से करें, 20 से करें, वो वेश्यावृत्ति मान ही नहीं रहे। यही तो हुआ मतलब, ये वेश्यावृत्ति नहीं, आप कंडोम से यूज़ करो, बस बात खत्म। बाकी ये कुछ नहीं है। ये क्या भी ये गवर्नमेंट द्वारा बिल्कुल गवर्नमेंट का ही हो, जो इसका नाको है वो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत सी उनकी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो इनको उसी पैसे से लेनी है बस। मैंने एक इंजेक्शन के बारे में सुना, आपने ही कहीं बोला था, ऑक्सीटोसिन शायद बोलते हैं, इसका क्या रोल होता है और इनको क्यों दिया जाता है? देखिए मैं ऐसे बताऊंगी आपको इसको, क्योंकि डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है कि हम चूँकि देहात से हैं गाय भैंसे भी रखते हैं, तो ये जो काम करने वाले हैं उनका ये तरीका होता है कि जल्दी निपटे काम। तो अगर कोई गाय को तो कम, लेकिन कोई भैंस दिक्कत कर रही है दूध देने में और उसको सोच रहा है मैं जल्दी निपटा के भागूं, तो एक ऑक्सीटॉक्सिन लगाते हैं उनको। उससे वो, अब सोचिए कि वो उसको पूरा 1 सेकंड में दूध उतर आता है। थोड़ा घुमाया, उसकी डंडी मारी, 2-4 इधर उधर को घुमाया और दूध उतर आया उसको। वो ऑक्सीटॉक्सिन अगर एक महिला को दिया जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी झंझनाती है, और मुश्किल से 8 दिन नहीं लगते, आप 8 दिन तक दीजिए, पूरी तरह ग्रो हो जाएगी, लड़की बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये हिस्सा है केवल जो इस प्रोफेशन का हिस्सा है। आपको चेहरे से कुछ लेना देना नहीं, आपको उसके दुख दर्द से, उसकी किसी चीज़ से आपको कुछ लेना देना नहीं है बस। इसके साइड इफेक्ट क्या हो? जैसे किसी को आपने रिस्क किया, उसको ऑक्सीटोसिन दिया गया, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। वो बहुत तेजी से बूढ़ी होती है, जितना तेजी से ग्रो होगी, उम्र से पहले बड़ा कर दिया गया, और जिस प्रोफेशन में डाल दिया उम्र से पहले बूढ़ी हो गई, क्योंकि उनको चाहिए गुदाज जिस्म, है ना, उसके पास उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे। कोई लड़की को अगर फंसा के ला के बेचा गया है और वो दुबली पतली है और उसको बहुत वो नहीं, ऑक्सीटॉक्सिन केवल इसलिए दिया जाएगा कि कस्टमर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, मोटी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। और मैं कैसे इसको डिस्क्राइब करूं, वो मोटी और हेल्दी नहीं होती है, केवल उनका सीना भारी होता है। अच्छा, सिर्फ ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। तो आप उससे समझ लीजिए, और उससे वो बताएंगी कि ये देखो ये तो बालिग है। अगर हम कहें ये तो बालिग नहीं है, इसका अरे चेहरा ही ऐसा है इसका, तो बालिग है, देख लो, वो दिखाने के लिए कि 18+ है, 18+ है, देख लो। अभी तो देखो, मैं इतना सब सारी चीज़ें आपने पूछी, अच्छा लगा, सवाल आपके बहुत सारे थे पर वो भी ज़रूरी है,
वो मैं ये सोचती हूँ कि समाज के सामने ये सारे सवाल भी ज़रूरी हैं। मगर मेरे एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों के ज़रिए है कि हमने जो एक ये मिशन शुरू किया कि उनके बच्चों को आगे लाएँ, तो हो सकता है और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी आज घर में रह रही हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। आप डायरेक्टली भी उनको कुछ देना चाहें, कपड़े तक भी, कुछ भी आप देना चाहें, ड्रेस को छोड़ के, यूनिफ़ॉर्म को छोड़ के और भी कुछ ऐसा देना चाहें तो आप हमारे लिए मदद कर सकते हैं। और ये तो रिक्वेस्ट भी है और ज़िम्मेदारी भी है आप लोगों की कि इसके ज़रिए आपको पता है कि वो बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। जैसे इस साल हमने 17 बच्चों का एडमिशन कराया है। नहीं, हम और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी बीच में कि वो बच्चे हम केवल हाई स्कूल तक उनको प्रोवाइड कराते हैं कोई भी मदद। उसके बाद उनको ट्यूशन दिलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह के, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि तुम पढ़ाओ, अपने खर्चा निकालो। और प्रभु को बहुत धन्यवाद है इस बात का कि मेरे जो बच्चे कामयाब हो गए, वो बच्चे भी अब इनकी मदद करते हैं। जैसे इस बार 17 बच्चों में 7 बच्चों का कर दिया है एक ने, और एक अभी कनाडा से आपके पॉडकास्ट के ज़रिए एक बच्चे की मदद करने के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और शायद 1-2 दिन में वो कर रहे हैं या आ रहा है उनका, शायद उन्होंने भेजा, टाइम लग जाता है एक में। तो ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे समझ के, जहाँ अपने बच्चे के लिए आप 10 रुपये खर्च करते हैं, 1 रुपया उनके लिए बचा के रखें ज़रूर। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगी उसमें, कि एक बच्ची है कि जो एक आईब्रो बनाने का पैसा मुझे भेजती है रोज़। 150 रुपये लेती है आईब्रो बनाने के, वो कितने बनाए वो जाने, एक पार्लर में काम करती है और लॉ भी कर रही है वो, और मुझे 150 रुपया भेजती है रोज़। एक बच्चा है ट्यूशन पढ़ाता है, 30 रुपये रोज़ भेजता है। मैंने उससे कहा भी बेटा इकट्ठा भेज दो, बेटी इकट्ठा नहीं भेज पाऊँगा, मेरी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, ये तो मैं रोज़ के रोज़ 30 रुपये निकाल लेता हूँ, आपको भेजा। जिस दिन नहीं भेज पाता उस दिन अगले दिन 60 रुपये भेजता, कभी नागा नहीं किया। तो मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ कि भई आप ज़्यादा देंगे नहीं, कम आप देना नहीं चाहते, तो मुझे तो वही लोग अच्छे हैं कि जो 100 रुपये भी दे दें। ऐसे बहुत एक मज़दूर है जो 33 रुपये रोज़ देता है, बिहार की दूर-दराज में कहीं काम करता है और मात्र उसे 333 रुपये रोज़ मिलते हैं, जिसका वो मुझे एक हिस्सा निकाल के रोज़ भेजता है। और अभी तो एक अच्छा हो गया कि पेटीएम हो जाता है, तो वो मुझे बराबर भेज रहा है। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, आप 1 रुपया रोज़ भी निकालिए अपने से, तब भी किसी बच्चे को आप मदद कर पाएँगे छोटी, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी मदद करता है। इनके नाम पे कभी मैंने पूरा 31 साल में सरकारी इमदाद नहीं ली है कभी भी, कैसी भी सरकारी प्राइवेट, बस केवल यही कि मैं उन बच्चों को पढ़ा, आप चाहे उसी बच्चे का जिसका आप देते हैं, जिसका आप पूरा देंगे, उसका मैं पूरा डिटेल आपको दूँगी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपको जाती रहेंगी लगातार, फ़ोन से आपको बच्चा बात करना चाहे तो करें, और साल भर में आप मिल भी सकते हैं, जी। है ना? बस ये मेरा आपसे है कि मेरे इस पे आप इतना कर दें, तो समाज का आप हिस्सा बन जाएँगे जो मदद करने के लिए मुझसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम पॉडकास्ट बनाने के लिए। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मैम की हिम्मत और मैम की डेडिकेशन ने पूरे समाज को प्रेरित किया है कि अपने बारे में सिर्फ ना सोचें, बल्कि दूसरे के लिए भी खड़े हों, दूसरे के बारे में भी सोचें। और जैसा मैम ने एक बात और भी बोला, भगत सिंह सिर्फ दूसरे के घर से एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरे घर से भगत सिंह पैदा हो, खुद के घर से खुद में भी भगत सिंह लेकर आओ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पॉडकास्ट में, तब तक बने रहिए साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ आपको लगता है अब कि आप कमेंट कर सकते हो, कोई सुझाव दे सकते हो, कोई आपके क्वेश्चंस हों या किसी को चाहते हो कि इस गेस्ट को लाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हो। नमस्कार।